आज हम जो है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के सबक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपातकाल जो है यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का विषय था और यह एक विषय नहीं, इसमें हमें थोड़ा झंझट विषय भी है। आपातकाल यह दिखाता है कि हमें वो लोकतंत्र की स्वतंत्रता कितनी आवश्यकता है और न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इसकी भूमिका किस प्रकार है, जो कि स्वतंत्र रहकर न्यायपालिका जो डिसीजन ले सकती है वो स्वतंत्र विहीन होकर नहीं ले सकती। लोकतंत्र जो कि लोगों की हित के लिए होता है। अब भारतीय लोकतंत्र में आती है नागरिक की स्वतंत्रता, जो कि बहुत ही आवश्यकता होती है। नागरिक की स्वतंत्रता जिसमें लोग जो है अपना स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत इसमें भी विरोधना लगाई गई थी आपातकाल के दौरान। और आपातकाल के दौरान जो है कुछ विपक्षी नेताओं को भी जेल में ले जाया गया था। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ी सबक यह है कि अब लोकतंत्र के लिए संस्थाओं में जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए और नागरिकों के लिए भी यह स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि वे अपना जो है आगे अपना निर्णय खुद ले सके। लोकतंत्र और 1975 में जब यह आपातकाल जो 21 माह तक चला था, तो इसके पश्चात जब नागरिकों ने अपना मताधिकार का जो प्रयोग करके एक सत्ता को जो है एक अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करके एक सरकार के बदलाव लाया, जिसमें यह दिखाता है कि लोकतंत्र जो है एक मतलब लोकतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन किया। और लास्ट में यह कहना चाहूंगी कि आपातकाल एक चुनौती थी, लेकिन लोकतंत्र की शक्ति जनता से ही थी, जनता से ही। अब दूसरे प्रतिभागी के रूप में वंदना यहाँ पर आएंगे। पिता अमृतलाल और डेट ऑफ बर्थ है 26/11/2007। प्रतिभागी आने के बाद अपना नाम एक बार फिर से बताएंगे। द्वितीय प्रतिभागी ध्यान देंगे महिलाएं वंदना। भारत माता की सर्वप्रथम विकसित भारत लोक पार्लियामेंट 2026 कार्यक्रम में उपस्थित निर्णायक गण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त अध्यापक गण को मेरा प्रणाम एवं उत्साह एवं जोश से परिपूर्ण युवा गण को मेरी ओर से नमस्ते। आज हम यहाँ 25 जून 2025 के मेरा नाम वंदना सोमानी है, मेरे पिताजी का नाम श्री अमृतलाल सोमानी है और मेरी एज 18 वर्ष है। आज 25 जून 1975 को हम यहाँ आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने हेतु सम्मिलित हुए हैं। यह जो है हमारे भारत के इतिहास का काला अध्याय है। इस दिन यह जो है हमारे भारत का अंधकारमय रहस्य को उजागर करता है। इस दिन एक स्वतंत्र भारत पूरी तरह से तानाशाही भारत में परिणत हो गया था, या कहें कि पूरी तरह से जेल में परिणत हो गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर हिजरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई,
यह आपातकाल की जो घोषणा है किसी देश द्वारा अपने देश में आने वाले आंतरिक, बाहरी या आर्थिक संकट को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, किंतु यहाँ पर इंदिरा गांधी ने केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने राज्य को निरंतर स्थापित करने के लिए ही प्रयोग किया। उसके मन में आपातकाल की घोषणा करने की भावना तब विकसित हुई जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जगमोहन सिन्हा ने समाजवादी राजनारायण के द्वारा दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को 6 वर्षों के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। इस आदेश से परिचित इंदिरा गांधी बौखला उठी कि उनकी सत्ता अब चौपट होते हुए नजर आ रही है। बस इसी डर से अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से बात कर आपातकाल की घोषणा करवा दी। इस प्रकार इस दौर में इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता को स्थापित रखने के लिए कई ऐसे हथकंडे अपनाए जो अनुचित थे, जैसे कि 50,000 रुपए देकर अवैधानंद जी को अपने मताधिकार प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार बनाना, लोगों में शराब, पैसे जैसे लुभावनी चीजें आवंटित करवाना और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी विपक्षी नेताओं को उन्होंने जेल भिजवा दिया। साथ ही उनके खिलाफ लिखने वाले अखबार के संपादकों एवं मीडिया प्रमुखों को भी जेल भिजवा दिया गया तथा सभी अखबार संपादकों एवं मीडिया को अपने हित में माहौल बनाने के लिए प्रयोग किया। इस प्रकार इस दौर में लोगों के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया गया, लोगों को उनके जीवन जीने के अधिकार को भी छीन लिया गया। साथ ही 14वें अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले समता के अधिकार को भी छीन लिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि यह जो दौर है वह तानाशाही था। हम भारत के लोग की भावना हम इंदिरा के लोग में तब्दील हो चुकी थी। हमें यह सबक लेना चाहिए कि यह दौर भविष्य में हमारे भारत पे लागू ना हो। इसलिए हम भारत के समस्त नागरिकों को अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों एवं अपने कर्मों के प्रति हमेशा तत्पर एवं कार्यशील रहना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। इसके बाद आमंत्रित है सिद्धांत दुबे। निर्णायक ध्यान में अगले प्रतिभागी है सिद्धांत दुबे। पिता का नाम श्री दीपक दुबे, 7/3/2006। जल्दी आएंगे सिद्धांत दुबे। एक बार तालियों का स्वागत कीजिएगा। इतिहास के पन्नों से हमने एक गहरा सबक सीखा है। बिना आज़ादी के हर मंजर बेरंग और फीका है। संभाल कर रखो इस विरासत को, ये खून से सींची गई है। लोकतंत्र की मर्यादा बड़ी मुश्किल से जीती गई है, बड़ी मुश्किल से जीती गई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सिद्धांत दुबे। आई एम फ्रॉम BSc 4th semester Bio. My topic is 50 years of emergency lesson for India. So we are gathered here to discuss about what happened 50 years ago. But we are not just here to discuss about what happened at that significant day. We are here to discuss that what we learned that day, what is emergency and what we have to learn that day. So the emergency was declared by the late Prime Minister Indira Gandhi. The main reason behind the emergency was like the Allahabad High Court verdict. Like she is the allegation on our Indira Gandhi Prime Minister is that she is the electoral malpractices.
That's why she declared the emergency at the 1975. So what happened during the emergency? The India suffered from many things during the emergency. There is a main four things during the emergency. Like the first is lack of right, second is mass arrest, third is press censorship, and the fourth is forced sterilization. The first thing is like mass arrest. What is mass arrest? The many thousands were people were arrested at that time. Who are arrested? Like J.P. Prasad and Atal Bihari Vajpayee, who are on the opposition party. They are arrested. And the topic, like they can't, public people, they can't speak in they don't talk about the opposition party. The public speaking is completely restricted at that time. So the third thing, the press censorship. The party, the ruling party doesn't want to doesn't want to spread the news about the emergency immediately. That's why they censorship all the press. And the fourth thing, the forced sterilization, like Nasbandi. So the fourth thing is that there is program is going on at that time to control the population. So the crucial way is used that the main targeted people are poor people. 80% of poor people are targeted, and there is forcefully sterilized at that time. Now we can see the few months back, the war between the Iran and USA is going on. Why I am saying that? Because the same thing happened there also. Like the completely blackout of the thing, the completely internet is gone. The call connection has been completely vanished at their country. So the people of Iran can't speak about the ruling party. They can't be like they can't say bad words. They can't say the restricted things for the party which are ruling there. So they are same thing here. So what I am saying, so what we learn from that, we learn that democracy is a very precious thing. This is not a permanent thing. We have to protect democracy daily. So this is the complete thing. And from last, I want to say that if 100% of power goes to one country, one people, then 100% of the people are at risk. So we have to choose wisely who is going to rule our country, who is going to sit on the top of the table and rule our country. And that's my word. Thank you. Bharat Mata ki jai. हमारे भी हेलो उद्घाटन सत्र में हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नेहरू निषाद जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित है। आपका मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। निर्णायक गण ध्यान देंगे। 3 प्रतिभागियों के बाद कुछ समय के लिए उद्घाटन सत्र यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। अतः इस उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग इस यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम को आगे चालू रखेंगे। बस 5 मिनट में ये उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, प्रतिभागी हैं, सभी सेमिनार हॉल के अंदर आ जाएं। मैं माननीय श्री नेहरू निषाद जी को निवेदन करता हूं कि मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आप अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री नेहरू निषाद जी। हेलो
हॉल। अभी कुल 3 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी है। हमारे पास कुल 28 प्रतिभागी हैं। इस उद्घाटन सत्र के बाद वे सभी तैयार रहेंगे। माय भारत पोर्टल में आप सभी को पंजीयन करना है। जिन्होंने अभी तक माय भारत पोर्टल में पंजीयन नहीं किया है वे इसमें पंजीयन अनिवार्य रूप से कर लें। विगत वर्ष भी विकसित भारत का हम लोग प्रोग्राम करते आए हैं। संकल्प पत्र भी हमने भराया था और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी हम लोगों ने उसमें अपनी प्रविष्टियां दी थी। 2 साल पहले भी मुझे याद है हम लोग सेल्फी के माध्यम से भी विकसित भारत के निर्माण में हमने अपना योगदान दिया था। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अन्य छात्र छात्राओं के कुछ वीडियो क्लिप भी हैं, सेल्फी भी है और लगातार हमारे जिले में भी यूथ पार्लियामेंट के प्रति लगातार लोगों में रुचि देखी गई और हम सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अतः जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं किया है वे माय भारत पोर्टल में अपना पंजीयन जरूर कर लेंगे। हम अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। तब तक अगले प्रतिभागी जो आएंगे हमारे अतिथि आने के बाद भी आप अपना चालू रखेंगे, है ना। आपको जो टाइमिंग है वो 5 मिनट गिना जाएगा। अगले प्रतिभागी है ममता, पिता श्री देवनारायण यादव, जन्म तिथि 13/10/2007। चौथे प्रतिभागी ममता। तालियां बजती रहे और उत्साह और गणात करते रहे। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अध्यापक गण को मेरा प्रणाम और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता यादव है। मेरे पिता का नाम श्री देवनारायण यादव है और मेरी उम्र 18 है। मैं जो है एक शायरी के साथ अपने इस विचार को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जुल्म की वो रात काली अब ना फिर से आएगी। आज़ादी की यह मशाल अंधेरे को मिटाएगी। हवस के लालच में जिसने सत्ता को कुचल डाला, इतिहास की यह भूल सदा हमें जगाएगी। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक
इस विषय पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपातकाल के 50 साल यानी 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसे आज पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। यहाँ जो आपातकाल है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए विवादास्पद अवधि थी। इसमें नागरिकों के जितने भी मौलिक अधिकार थे उनको छीन लिया गया और अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल शब्द का वास्तविक मतलब क्या होता है और आपातकाल क्यों लगाया गया था? आपातकाल संकट का वह क्षण होता है जिसमें आम जनता के स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया जाता है। आपातकाल भारतीय संविधान में आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश में बाहरी, आंतरिक या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका नजर आ रही हो। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश में कोई खतरा आने वाला है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अर्थात आपातकाल जो है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रख करके लगाया जाता है। लेकिन यहाँ इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था वो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए लगाया था। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया था इसके बारे में जानते हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ रही इंदिरा गांधी जो है चुनाव में जयप्रकाश नारायण को पराजित कर चुनाव में जीत हासिल किया। तो जयप्रकाश ने उन पर मतदाताओं को घूस देने और सरकारी मशीनरी तथा सरकारी संसाधनों के साथ सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस तरह इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने उन्हें आरोपी करार दिया और उन्हें उनके 6 साल के लिए उनके पद से हटा दिया गया। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। अगले प्रतिभागी के रूप में संदीप कुमार, पिता श्री रामचंद्र, 5/12/2005। संदीप कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। सरकार आम नागरिकों के लिए होती है। आम नागरिकों के लिए सरकार होती है, फिर भी आम नागरिक सड़कों पर रोती है। आम नागरिक सड़कों पर रोती है। जो तानाशाही शासन को उखाड़ फेंक दे। लोकतंत्र देश की शान है, ऐसा भारत देश महान है, ऐसा भारत देश महान है। मैं संदीप कुमार BSc 4th सेमेस्टर का छात्र यशवंतराव मेघावाले गवर्नमेंट कॉलेज मंगलौर से आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक, इस पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि वो अशुभ दिन 25 जून 1975 का वह दिन जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा हमारे पूरे भारत देश पर आपातकाल की घोषणा की गई। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी द्वारा केवल अपनी कुर्सी बचाने, अपने सत्ता को बचाने के लिए पूरे भारत देश पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 1971 के चुनाव में
इंदिरा गांधी के जीत को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद वे ना सोचे ना समझे और भारत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा उस दौरान हमारे भारत देश के महापुरुषों को जेल के अंदर डाल दिया गया था, जबरन नसबंदी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा उस दौरान हमारे भारत देश के आम नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था, उन्हें दर दर ठोकर खाना पड़ रहा था, मीडिया का मुंह बंद करवा दिया गया था और इन सबको देखकर न्यायपालिका कुछ नहीं कर पा रही थी। महोदय, मैं अपने आप पर शर्म महसूस करता हूँ कि 50 वर्ष पहले किसी ने हमारे लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था। महोदय, मैं बताना चाहूँगा और इसे देखकर मुझे 4 लाइन याद आती है कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून मातृ पूजा प्रतिबंधित, कैसा चढ़ा जुनून मातृ पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कीर्ति कलंकित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, गूंजेगा भारत देश, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा, गूंजेगा भारत माता जय की नारा। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि आपातकाल के 50 वर्ष के बाद लोकतंत्र के लिए कुछ सबक मिली, जिनको मैं आप सभी के बीच रखना चाहूँगा। सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, सबसे महत्वपूर्ण सबक मिली कि लोकतंत्र का महत्व हम आम नागरिकों को पता चला कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन है। महोदय, दूसरी सबक मिली कि आम नागरिकों को उनके अधिकारों का पता चला तथा उनके अधिकारों का सही उपयोग करना वे सीखे। महोदय, मैं बताना चाहूँगा तीसरी सबक कि न्यायपालिका द्वारा अपने कार्यों पर सक्रियता बढ़ा दी गई, न्यायपालिका द्वारा अपने कार्यों पर सक्रियता बढ़ा दी गई एवं सरकार के कार्यों में आम नागरिकों की रुचि होने लगी। सरकार के कार्यों में आम नागरिकों की रुचि बढ़ने लगी तथा वे रुचि लेने लगे और अंतिम महोदय, संविधान के कुछ प्रावधान जो स्पष्ट नहीं थे वे स्पष्ट हुए और आंदोलनी गड़बड़ी जैसे शब्द के जगह सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ा गया। महोदय, मैं लोकतंत्र की जड़ें को मजबूत बनाने के लिए आप सभी के बीच 2 कदम उठाने के लिए कहूँगा कि हम सभी एक प्रयास करें कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो और 50 वर्ष पहले किसी ने ये गलती की थी, इसे दोहराने की गलती ना करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी अपने आसपास आम नागरिकों में उनके अधिकारों के ज्ञान बांटें, उनमें सतर्कता और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें ज्ञान दें। दूसरी हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो आर्थिक, लैंगिक, जातिवाद, भेदभाव चलते रहते हैं, उन्हें समाप्त कर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करें। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और हमारा लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जो हमारे भारत देश की आत्मा है। महोदय, इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महाविद्यालय में हमारे मुख्य तिथि और समस्त तिथियों का आगमन हो चुका है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं मंचस्थ समस्त तिथियों से निवेदन करता हूं कि यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत मां सरस्वती के पूजन अर्चन के साथ करेंगे। सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित है कुंती साहू, रुद्राणी एवं दिव्या महान। बोले सरस्वती माता के जय। या कुंदेन्दु
तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मार्चित शंकर प्रभृतिवे देवेश वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निस्तेजजाड्यापहाम्। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर्तो मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। बोलिए सरस्वती माता की जय। सरस्वती वंदना के पश्चात राष्ट्रीय गीत के वाचन के लिए आमंत्रित करता हूं कुंती साहू रुद्राणी एवं साथी, जल्दी आए। राष्ट्रीय गीत के गायन के लिए कुंती साहू एवं साथी। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान में खड़े हो जाएं। बोली भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलय शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम सुव्रजस्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रमदन शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजयति कर करवाए अबला के तुम्हारे तुम्हारे बाहुबल धारणि नमार तारणि रिपुदर वर्णि मातरम् वन्दे मातरम्। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें तुम्हें मर्म तुम ही प्राण शरीर बहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला
भरणिं भरणिं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोले भारत माता की। राज्य गीत की प्रस्तुति देंगे कुंती साहू, दिव्या राव, रोजरानी। आप सभी पुनः अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोली छत्तीसगढ़ माता री की जय। अरे पापरी के धार महानदी है इंद्रावती पहाड़ तोर दैया माहो पाले पड़ा तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना। सुनेहा धान के अंग लुकिया हरियर रंग तोर माही हमार सोकर मैना। अचरा तोर दुलारे पुरवैया माहो पारे पड़ा तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलिए छत्तीसगढ़ माता री की जय। BCS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जिला स्तरीय आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री रामू रोहरा जी, महापौर नगर पालिक निगम जिला धमतरी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री नेहरू निषाद जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन। मैं इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने के पूर्व बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं कि ये जो यूथ पार्लियामेंट 2026 का जो जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है, ये महाविद्यालय में हमारे द्वारा जिला स्तरीय जो आयोजन है, इससे पहले 2019 से ये आयोजन होता जा रहा है और इस आयोजन में हमारे जिले के 18 वर्ष से 25 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा गया है, जो संकल्प लिया गया है, उसे पूरा करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक युवा को ये पता होना चाहिए कि युवा शक्ति क्या है और उन्हें अपने समाज में, अपने राष्ट्र के योगदान के लिए, अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनका योगदान कितना जरूरी है। तो हमारे युवाओं में लोकतंत्रात्मक और उनमें नेतृत्व क्षमता पैदा करने के उद्देश्य से, युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ही ये जो जिला स्तरीय आयोजन आज BCS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी में किया जा रहा है। इसमें मैं हमारे यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों का पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं सर्वप्रथम इस उद्घाटन सत्र में हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामू रोहरा जी, महापौर नगर पालिक निगम जिला धमतरी, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर VK पाठक सर को। सर, महापौर जी का
पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री नेहरू निषाद जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हेमवती ठाकुर मैम को। आप आएंगे और माननीय श्री नेहरू निषाद जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज हमारे बीच हमारे जनभागीदारी समिति के सदस्य भी उपस्थित हैं और नगर पालिका निगम से भी हमारे अतिथि उपस्थित हैं। मैं कौशल्या देवंगन मैम के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती ग्रेस कुजूर मैम को। आप आएंगे और कौशल्या देवंगन मैम का स्वागत करेंगे। आप सभापति नगर पालिका निगम जिला धमतरी। तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नगर पालिका निगम जिला धमतरी पार्षद श्री संतोष सोनकर जी, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री गोविंद प्रसाद को। आप आएंगे और श्री संतोष सोनकर जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। इसके पश्चात नगर पालिका निगम से ही पार्षद श्री संजय देवानंद जी, आपके स्वागत के लिए भीकम लाल सर आमंत्रित हैं। भीकम लाल साहू, आप आएंगे और श्री संजय देवानंद जी का स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिए। श्री गजेंद्र कंवर जी पार्षद, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर दूधराम टंडन सर। आप आएंगे और श्री गजेंद्र कंवर जी का स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिएगा। इसके पश्चात युवा मोर्चा मंत्री आयुष दीवान जी, आपके स्वागत के लिए श्री हरीश साहू सर आमंत्रित हैं। आप श्री आयुष दीवान जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। इसके पश्चात ये जो पूरा कार्यक्रम है, आज आप ये जो भव्य आयोजन देखने जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को एक मंच मिलने जा रहा है, यूथ पार्लियामेंट, जिसकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम हम नहीं कर सकते थे। ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर वी के पाठक सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इसी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री निरंजन कुमार को। आप आएंगे और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। हमारे इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में निर्णायक दल का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि इन्हें ही निर्णय करना है और इन युवाओं को आगे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने भेजना है। हमारे बीच निर्णायक दल के रूप में, समाज सेवी के रूप में डॉक्टर सरिता दोषी जी, आपके स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं श्रीमती ग्रेस कुजूर मैम को। आप आएंगी और डॉक्टर सरिता दोषी जी का स्वागत करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
निर्णायक श्री कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भीकम लाल साहू को। आप आएंगे और श्री कोमल प्रसाद यादव सर को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। आप भी हमारे इस कार्यक्रम के निर्णायक हैं। जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम में अलग अलग विभाग से, अलग अलग कॉलेज से निर्णायकों को रखा गया है। पूरी तरह से पारदर्शिता यहाँ पर बरती गई है। निर्णायक के रूप में ही गवर्नमेंट PG कॉलेज नगरी से श्री राजा राम मेहरा जी, आपके स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ श्री गोविंद प्रसाद को। आप आएंगे और मेहरा सर को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिए। आप नगरी कॉलेज में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर श्री राजा राम मेहरा। हमारे बीच निर्णायक के रूप में ही गवर्नमेंट कॉलेज कंडेल से श्री पीताम्बर सिन्हा जी, आपका स्वागत करेंगी आकांक्षा मरकाम मैडम। आप आएंगे और श्री पीताम्बर सिन्हा जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। हमारे एक अन्य निर्णायक हमारे श्री आकाशगिरी गोस्वामी, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला संगठक भी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरीश साहू जी को। आप आएंगे और श्री आकाशगिरी गोस्वामी सर का स्वागत करेंगे। चूंकि काफी समय हो चुका है और अभी लगभग 25 प्रतिभागियों को हमें सुनना है, अतः मैं बिना किसी विलंब के अब इस प्रोग्राम को आगे प्रारंभ करना चाहूँगा और स्वागत की घड़ी को मैं यही विराम देता हूँ और मैं अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर V.K. पाठक सर को। वे यहाँ पर आएंगे और आज के जो यूथ पार्लियामेंट है इस संबंध में हमें मार्गदर्शन करेंगे। पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित धमतरी नगर पालिका के महापौर श्री रामू रोहरा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित OBC आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद जी, नगर पालिका की सभापति कौशल्या देवांगन मैडम और अन्य पार्षदगण, इस महाविद्यालय के प्रोफेसर, निर्णायकगण और छात्र छात्राओं, आप सभी को मालूम है केंद्र की योजना के तहत यूथ पार्लियामेंट हर वर्ष आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष भी किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों की युवा शक्ति को पार्लियामेंट कैसे काम करती है और भविष्य के लीडर के रूप में कैसे चुनौतियों को कैसे के लिए तैयार करना है। ये उद्देश्य है कि आज का युवा भविष्य की चुनौती, भविष्य के भारत को किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से चुनौतियों को स्वीकार करता है, उसके लिए तैयार करना है। तो ये कार्यक्रम में आप सभी लोग की उपस्थिति हम लोग का मान सम्मान बढ़ाती है। मैं बहुत ना कहते हुए, क्योंकि छात्रों को इस कार्यक्रम में अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने हैं और उसके लिए निर्णायकगण बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सभी लोग को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि समय काफी हो चुका है, हम सर से काफी कुछ सुनना चाहते थे लेकिन वो संभव नहीं पाया। आपको बहुत बहुत आभार सर। इसके पश्चात मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नेहरू निषाद जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन को आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 पीजी कॉलेज धमतरी का यह सम्मानित मंच आज इस मंच पर अपना मुख्य आतिथ्य प्रदान कर रहे धमतरी नगर पालिक निगम के सम्मानित महापौर रामू रोहा जी, मंच पर मंचासीन हैं निगम की सभापति श्रीमती कौशल्या देवांगन जी, मंच पर ही मंचासीन हैं इस संस्थान के प्राचार्य पाठक साहब, इसके साथ साथ मंच पर ही हमारे निगम के पार्षदगण, इस संस्था के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और इस कार्यक्रम में जो अपना निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी श्रीमती सरिता दोषी जी, यादव जी, सभी सम्मानित जन, और उसी के साथ साथ मेरे सामने आज इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में शामिल हमारे कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। मित्रों, विकसित भारत युवा पार्लियामेंट, ये जो शब्द है वह बड़ा शब्द है। विकसित भारत केवल सपना नहीं है, विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य, और इस लक्ष्य की पूर्ति में मेरे भारत में रहने वाले मेरे युवा साथियों की क्या भूमिका होगी, इस नियोजन के लिए यह जो कार्यक्रम आयोजित है। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त 2022 को जो प्रण किया, उस पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यदि 2027 तक, 2030 तक, 2047 तक जब मेरे भारत को आजाद हुए 100 वर्ष पूरा होगा, तो मेरा भारत विकसित भारत के रूप में दुनिया के मानचित्र पर रेखांकित हो जाएगा। आप जानते हैं 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, तब भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें पायदान पर खड़ा था। तब हमसे रसिया, तब हमसे इटली, फ्रांस, ब्राजील, ये सारे जो विकसित देश जिसको हम कहते हैं, ये हमसे बहुत आगे थे, हम कहीं पर नहीं थे। क्योंकि हम सब जानते हैं इस देश की जो अर्थव्यवस्था आज $4 ट्रिलियन के आसपास खड़ी है, और ये बहुत जल्द 4 वर्षों में $5 ट्रिलियन बन करके दुनिया में सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था देश मेरा भारत बनेगा। तब हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे, तब हम जर्मनी को पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। तब
भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो। अब विकसित राष्ट्र बनाना केवल आर्थिक समृद्धि का संवाहक नहीं, वरन हम भारत में ऐसी सांस्कृतिक, ऐसी परंपरा, ऐसी सामाजिक समरसता हम पैदा करें, ऐसा समाज का निर्माण करें। और इसके लिए मेरे इस सामने बैठे हुए मेरे साथी जो लगातार अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि कोई ये प्लेटफॉर्म आपको मिला हो, ये प्लेटफॉर्म कोई जरूरी नहीं कि आप राजनीति में आए। वैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो युवा साथी है, उन युवा साथियों को कम से कम 1 लाख ऐसे युवा साथी जो सक्रिय राजनीति में भागीदारी निभाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसी के साथ साथ राजनीति में जब आप जाएं, जब आप आगे बढ़ें, तो समाज की जो भावना है, समाज सेवा है, समाज के जो अंतिम छोर पर रहने वाला मेरा जो भाई बहन है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में भी आपको चिंतन करना है, ताकि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का धार्मिक संधारण, इन सब को कवर करते हुए आप इस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से आपके द्वारा किया हुआ जो प्रयास है वह इस भारत को विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति कैसे तेज गति से आगे बढ़े, ये इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता है और इसके लिए हम सबको प्रयास करनी है। निश्चित रूप से आप सभी का, सभी युवा साथियों का सहयोग विकसित भारत की जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने में मिलेगी। ऐसे ही आशा, ऐसा ही विश्वास के साथ मंच पर जितने भी अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंच के नीचे जितने भी सम्मानित जन बैठे हुए हैं, मैं आप सभी के श्रीजन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाविद्यालय की युवा शक्ति में जोश भरने का काम किया और बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बात कह दी आपने, गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हम महापौर जी को सुने। मैं हमारे बीच जिला महामंत्री श्री उमेश यादव जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्री गोविंद प्रसाद को आप आए और उमेश यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के मेंबर श्री अविनाश जोड़े जी उपस्थित है। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पुनः हरीश साहू जी को। आप आए और श्री अविनाश जोड़े जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अब स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामू लोहार जी, महापौर नगर पालिक निगम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। यूथ का कोई आह्वान नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग की दिलचस्पी जो है इसमें ज़्यादा है, इधर नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ। और निश्चित रूप से आज का विषय भी यूथ पार्लियामेंट है, तो आप भी एक दिशा अपनी तय करने वाले हैं, अपनी दशा तय करने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय नेहरू निषाद जी,
नगर निगम की सभापति सम्मान्य श्रीमती कौशल्या देवांगन जी, मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, जिसके लिए आप अभी प्रयास करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ऐसे सम्मानीय गजेंद्र कंवर जी, एक बार गजेंद्र कंवर जी खड़े हो जाएंगे। ये हमारे पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि, तालियों से अभिनंदन करिए। गोकुलपुर वार्ड के सम्मानीय संतोष सोनकर जी, ये भी पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं कोष्टापारा वार्ड से। सम्मानीय संजय देवांगन जी, ये भी पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं जालमपुर वार्ड से। और मंच पर उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल विनोद पाठक जी, सम्मानीय अविनाश दुबे जी, सम्मानीय उमेश यादव जी, और कौशल्या देवांगन जी का मैंने परिचय दिया है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जीत के आई हैं। कौशल्या जी एक बार खड़े हो जाइए। यहाँ उपस्थित सभी जूरी जो बैठी है, सरिता दोषी जी, गोस्वामी जी, सभी को मैं जानता हूँ और निष्पक्ष भाव से काम करने वाले लोग, एक समाज की सेवा करने वाले में सभी का नाम जाना जाता है। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन और उपस्थित साथियों, विषय बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूथ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट आज नहीं लग रही है, पार्लियामेंट सालों से चले आ रही है और लगती भी है, लेकिन अभी सब जानने लगे। क्यों जानने लगे हैं? कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि आने वाले समय में 1 लाख युवा देश की सेवा के लिए तैयार होंगे। 1 लाख युवा सीधे पार्लियामेंट में नहीं जाने वाले, 1 लाख युवा तैयार होंगे, इसमें से कई पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। पार्लियामेंट क्या? पार्लियामेंट का अर्थ संसद। और मैं भी देख रहा हूं लगातार 2014 के बाद से सभी जानने लगे कि पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है, सत्ता क्या है, विपक्ष क्या है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं सांसद, राज्यसभा जो विधान सभा से जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, विधानसभा से चुने गए प्रतिनिधि। ये 3 तरीके से जाके एक संसद लोकसभा तैयार होता है, जिसमें 543 संख्या सांसदों की होती है, जो सीधे जनता से चुन के जाते हैं। हम महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के में आते हैं, जिसका विधानसभा धमतरी है। अभी हम धमतरी विधानसभा बैठे हैं। ये कुछ जनरल नॉलेज है, आपको भी नॉलेज होगा, लेकिन मैं ये आपके बीच में रखता हूँ। 543 में 272 जिसके पक्ष में जाता है, उसकी सरकार बनती है। अब सभी क्षेत्रों से अलग अलग सांसद चुन के जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं। आप सीधे संसद में जाने वाले नहीं है। आज से यूथ पार्लियामेंट में आप अपना कार्यक्रम देख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको प्रमाण पत्र मिल गया आप सीधे संसद में चले जाएंगे। आपका इलेक्शन होगा, आपका चुनाव जनता करेगी, आपको मैंडेट जनता देगी, जनता के द्वारा चुन के लोकसभा में जाएंगे। और आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे जनता की सेवा करते हैं, तो विधानसभा आपको भेज सकती है। विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को अधिकार रहता है, असेंबली के अधिकार में रहता है कि जितने विधायक हैं उनके अनुपात में 1, 2, 3 जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, उनके अनुपात में संख्या से राज्यसभा में सांसद जाते हैं। तो उस तरीके से आप जा सकते हो, नहीं जा सकते वाला विषय नहीं है, वो राज्यसभा के द्वारा जाएगा। अब संसद क्या है? ये 3 तरीके की है। आप लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं कि नहीं सुनते? तो ये नियम कानून कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? संसद में। संसद में पेश होता है प्रस्ताव, कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद वो प्रस्ताव, वो कानून, वो संविधान में संशोधन पास माना जाता है। कोई कोर्ट आदेश देता है, कोई नियम आदेश देता है, कोई कार्य संपादित होता है, तो वो संपादन की प्रक्रिया अलग है, लेकिन कानून बनाने का, विधि बनाने की संस्था है तो वो संसद है। और उसके लिए युवा तैयार करना, ये माननीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि 1 लाख युवा तैयार हो। 1 लाख आप लोग जैसे एग्जाम देते हैं IAS के लिए, 1 लाख एग्जाम दिए, 1 करोड़ एग्जाम दिए, तो पार्टिसिपेट करने वाले बहुत संख्या रहती है, लेकिन क्वालिफाई कितने होते हैं? 100-200 इतना ही होते हैं कि नहीं? उसमें 1 लाख में आप लोग भी क्वालिफाई करोगे। हम यहाँ पढ़ लिए, लिख लिए, डिग्री ले लिए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हम संसद बन गए, ऐसा नहीं है।
इसके लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, सामाजिक संरचना में सहभागी बनना पड़ेगा, ऐसे काम करने पड़ेंगे आपको कि आप जनता के बीच में जाओ। जैसे मैं भी इलेक्शन में खड़े हुआ तो सीधे जाके इलेक्शन में खड़े हो गए, ऐसा नहीं था। जनता के बीच रहा, जनता की सेवा किया, लोगों के बीच में गया, जनता के सुख दुख में रहा, तो मुझे उन्होंने वोट दिया। विकास के काम करने हैं, विकास के काम करना अपनी जगह, विकास के काम करने का आपका जज्बा होना चाहिए। और जब विकास के काम होंगे, आज महापौर बनाए हैं, कल अगली इलेक्शन में कहीं और आप बैठाएंगे, और क्या पता मेरे सामने इतने साथी बैठे हैं युवा, इनमें से कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, किसी का भविष्य किसी ने नहीं देखा है। इसलिए अपनी सहभागिता जनता के बीच में, समाज के काम में होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए है, ये विजन 2047 विकसित भारत 2047, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बार बार 2047 बोल रहे हैं, तो क्या किसी ने तय कर लिया है कि 2047 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे? किया है क्या? किसी ने कल का देखा है क्या कल क्या होने वाला है? लेकिन उन्होंने लक्ष्य लिया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवा को सामने आना है, और युवाओं के मन से झिझक खत्म हो, सामने आए। इसलिए ऐसे कार्यक्रम यूथ पार्लियामेंट का अभियान एक चालू किया है। ये पूरे देश में आयोजित हो रहा है, ये धमतरी में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में आयोजित हो रहा है। पूरे देश में आयोजन से उद्देश्य वही है कि हमारे सामने में युवा नेतृत्व सामने आए। मैं तो अभी देख रहा हूं इस पार्लियामेंट में एक 25 साल के बाद की उम्र के लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं और जीत रहे हैं। अभी बिहार के विधानसभा में एक मैथिली ठाकुर, जाना है कि नहीं जाना है? 25 साल पूरा हुआ है उम्र, 25 साल के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी होती है। आज वो विधायक बन गए। हमारे बीच में एक सांसद है बेंगलुरु के युवा मोर्चा, तेजस्वी सूर्या, 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने, फिर से अभी जीत के दूसरी बार सांसद बने। ये युवा सामने आ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि 55 साल का एक कार्यकर्ता या भाजपा का हो या किसी दल का हो, 55 साल 60 साल उम्र है उसको टिकट दे दें, ऐसा भी नहीं। आपका जनता के बीच में क्या योगदान है, समाज के बीच में क्या योगदान है, आप क्या नॉलेज रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ओवर महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए युवाओं को सामने आगे किया गया है कि ये भविष्य देश का आपके हाथ में। संविधान बनेंगे तो आपके हाथ से बने, जो नियम कानून बनेंगे तो वो आपके हाथ से बने। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी अच्छी योजना आपने लाई है कि युवा सामने आ सके और देश का भविष्य बना सके। ऐसे युवा मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। तालियों से अभिनंदन कीजिए सबका। आप सांसद बन जाएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आप विधायक बन जाएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, होगा तो देश का भला होगा, इतना मैं जानता हूं। विधायक सांसद कोई भी बने, क्योंकि आप एक जज्बा लेके जाएंगे, काम करने का जज्बा लेके जाएंगे और युवा में एनर्जी रहती है। हाँ, मैं भी युवा हूँ भाई, ऐसा मत सोचो, ये मत सोचना कि मैं युवा नहीं हूँ। जज्बा होना चाहिए काम करने का, और वो जज्बा आप लोगों में है, और जज्बे को सामने लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतना कहते हैं मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, समय बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी सुनना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भोला जी। वृक्ष की तरह संसार में फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात करने में तो सबको महारत हासिल है, लेकिन आदर्शों की राह पर चलता है कोई कोई। इसकी एक मिसाल है हमारे महापौर आदरणीय श्री रामू भोला जी। आपने जो आदर्श कायम किए हैं और युवाओं में जो जज्बा जो भरा है, जो जोश जो आज पैदा किया है, मैं समझता हूँ उससे आप सभी में जागृत हमें करना है। और पूरा महाविद्यालय परिवार आपके साथ है, क्योंकि आज आप हमारे केवल मुख्य अतिथि नहीं है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और लगातार आप हमारे आग्रह को स्वीकार करते हैं, हमारे महाविद्यालय में आते हैं और युवाओं में आज आपने जो जोश भरा है, निश्चित रूप से हमारे विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस उद्बोधन सत्र के बाद स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए महाविद्यालय प्राचार्य के हाथों हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामू भोला जी का हम स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वी.के. पाठक सर के हाथों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा।
इसके पश्चात श्री नेहरू निसार जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करेंगे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वी.के. पाठक सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। सम्मान के पश्चात अब मैं अंतिम कड़ी के रूप में और इस प्रोग्राम के लिए यूथ पार्लियामेंट आप जो प्रारंभ होने वाला है, इसका ये उद्घाटन सत्र चल रहा था, इसमें मैं आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं आकांक्षा मरकाम मैडम। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो जरूर सामने रखें, क्योंकि आपसे हमें बहुत अपेक्षाएं हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी के मन में कोई प्रश्न, इसके पश्चात आप लोगों को ही हमें सुनना है। क्या आपके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है? कोई भी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रदर्शन करने के लिए। हेलो, शायद इनको देख के बाकी लोग में भी जोश आ जाए। महिमा, कोई पूछना चाहेगा? साहिला, मैं स्वयं आपके विचार जानना चाह रहा हूं। हमारे महापौर जी आपसे बोल रहे, आह्वान कर रहे हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो जरूर पूछिए। कोई है किसी के मन में? सोमेश्वर सर, ये एक ऐसा छात्र है, मैं बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, आपको ऐसा छात्र छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिलेगा। लगातार 3 बार नेशनल जा चुका है, महाविद्यालय से यूथ फेस्टिवल में नेशनल का चैंपियन बन चुका है इसी परिचर्चा प्रोग्राम में। और ये महाविद्यालय का छात्र सोमेश्वर प्रसाद गंजीर, ये इसको सर पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इसको सम्मानित भी किया गया था। और लगातार ये महाविद्यालय जिले का, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर। इनकी आवाज बहुत बुलंद है और यूथ पार्लियामेंट में इनकी बहुत आवश्यकता है सर। महाविद्यालय के एमएससी के छात्र हैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर, 3 बार नेशनल और अभी फिर अभी नेशनल जाने वाले। अब मैं आमंत्रित करता हूं आभार प्रदर्शन करने के लिए आकांक्षा मरकाम में। धन्यवाद सर। आज का यह हमारा कार्यक्रम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026, जो हम इसके आज समापन की कड़ी में है, जो कि इसका प्रथम सत्र का समापन किया जा रहा है। मंचासी हमारे धमतरी जिले के महापौर, विश्वसनीय महापौर, जनप्रिय महापौर श्री रामो जगदीश रोहरा सर, हमारे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष श्री नेहरू निसार सर, जिला महामंत्री सर, जेबीएस के सदस्य श्री अविनाश दुबे सर, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार पाठक सर एवं इस मंच में उपस्थित समस्त अतिथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन एवं आभार करती हूँ। इस महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापकों का मैं आभार एवं अभिनंदन करती हूँ। इस यूथ पार्लियामेंट के इस परिचर्चा को निर्विवाद एवं निष्पक्ष संचालित करने वाली जो हमारी टीम है, जो विभिन्न कॉलेजों से आई हुई है, उन निर्णायक की टीम का मैं सादर अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे इस साउंड सिस्टम को संचालित करने वाले गंगा साउंड सिस्टम का मैं आभार एवं अभिनंदन करती हूँ। विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए
हमारे प्रतिभागियों का मैं आभार एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मैं आभार एवं अभिनंदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान, आप सभी का समय हमने प्राप्त किया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके पश्चात अब हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट पुनः प्रारंभ होने जा रहा है और मैं अगले प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित करता हूं अखिलेश वर्मा, पिता चित्रसेन वर्मा, 13/12/2005। अखिलेश वर्मा। नाम अखिलेश वर्मा, पिता चित्रसेन वर्मा, उम्र 21 वर्ष। कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहू लोहान मगर शहर का नजारा है। नमस्कार, मैं अखिलेश वर्मा इस सदन की राय में रखे गए विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपातकाल इस देश का वो काला सच है जिसने सीधे भारतीय लोकतंत्र की नींव पर प्रहार किया है। सत्ता के मोह में आकर इस देश के कई शासक ने 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को आर्टिकल 352 का दुरुपयोग किया और पूरे देश पर आपातकाल रूपी अंधकार को 21 महीने के लिए धकेल दिया गया। मानिए, और मैं इस विषय पर बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि आपातकाल के समय कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया गया, कैसे विपक्ष के प्रमुख नेताओं के साथ साथ 1,10,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया और मानवीय मूल्यों को निलंबित कर दिया गया। और तो और मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर पूरे भारत पर जबरन नसबंदी की अभियान चालू कर दिया गया। मान्यवर, जब यह देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर अमृतकाल में जी रहा है, तब मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम इस बात पर चर्चा करें कि आपातकाल के 50 साल बाद हमें उससे क्या क्या सीख मिलती है। मान्यवर, आपातकाल की वह घड़ी हमें यह सिखाती है कि सत्ता के बदले मत होकर कोई शासक तानाशाह बनने की कोशिश करेगा तो हमारे जनता में इतनी ताकत है कि वह कह सके, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मान्यवर, आपातकाल हमें सिखाती है कि अगर संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है तो उसका परिणाम हमें मिलता है कि आर्टिकल 352 को संशोधित किया गया और आंतरिक अशांति की जगह पर सशक्त विद्रोह जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल के समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जाएगा। आपातकाल किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है, उसे 1 महीने के अंदर संसद में पारित होना पड़ेगा। मान्यवर, आपातकाल हमें यह सिखाती है कि हमें देश के आवाज को बुलंद करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्ष होना बिल्कुल जरूरी है। आपातकाल किसी अखबार में लिखे शब्दों काले अक्षर तक सीमित नहीं है, किसी चलचित्र में इसमें पर चले चलचित्र तक सीमित नहीं है। मान्यवर, आपातकाल हमें यह सिखाती है कि न्यायालय की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी ढाल है। मान्यवर, आपातकाल हमें के आंदोलन से हमें सिर्फ सिखाते नहीं, हमें दिखाते भी है कि अगर कोई शासक कितना भी निरंकुश होना चाहे तब हमारे देश की जनता एकता के सूत्र में बनकर जब माँ भारती का जयघोष करती है तब इस लोकतंत्र का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब देश अमृतकाल में है और हम सब उसके युवा हैं तो हमें आपातकाल को से हम सबको आपातकाल से सीख लेनी चाहिए कि यदि हमें 21 साल बाद विकसित भारत के सपनों को सशक्त करना है तो हम सबको दलगत राजनीति से निकलकर भक्तों और
चापलूसों जैसे भक्तों और चापलूसों जैसे स्टेज को छोड़कर हमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को अपने अंदर सशक्त करना है। इससे सत्ता के अनुयायियों को भी अब पता चले कि इस लोकतंत्र में ताकि इससे सत्ता के अनुयायियों को भी पता चले कि इस लोकतंत्र में वे देश के केवल राजा नहीं, माँ भारती के भी सेवक है। अंत में बिस्मिल की चंद पंक्तियां मुझे याद आती है। हे माँ भारती, हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति क्रांतिमय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति क्रांतिमय हो। अंधकार की निशा में, दुख से भरी दिशा में, अंधकार की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित रहेंगे कैलाश कुमार, पिता अशोक कुमार। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडलगण और मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम कैलाश कुमार है, पिता श्रीमान अशोक कुमार। मैं 19 वर्ष का हूँ। मेरा विषय है आपातकाल की 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। तो आज हम भारतीय इतिहास के उस दौर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा हमारे भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य को ध्यान में न रखते हुए, अपनी सत्तावादिता को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए उन्होंने आपातकालीन जैसी एक मुहिम छेड़ दी, जिसके अंतर्गत नागरिक मौलिक और मूल्यों को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और अपनी सत्ता शक्ति को इस बनाए रखने के लिए एक ऐसा कार्य किया जो बड़ा अपरिमाणित था। हम उस दौर को याद करते हैं जब नागरिकों को उसकी मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। जब आपातकालीन लगाया जाता है तो नागरिकों से उसकी स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती है और केंद्र पर सारी सत्तात्मक शक्तियां चली जाती है। इस समय तुरंत जब आपातकालीन लगा, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकालीन लगाया गया तो तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने अनुच्छेद 14, 21 और 22 का निलंबित कर दिया, जिसके तहत लोगों को उसकी स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गई। लोगों को उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया। इसके साथ ही यह देखा गया कि जब लोग आगे आए तो उन्हें घर पर ही बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब सत्ता की विद्रोह में लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए तो विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने 1976 में 19वां अनुच्छेद को निलंबित कर दिया। इसके तहत लोगों को संघ बनाने, समिति बनाने और प्रकाशन करने की अनुमति से निलंबित कर दिया, जिसके साथ ही लोगों ने यह देखा कि उनकी सीमाएं समाप्त हो गई, स्वतंत्रताएं सीमित हो गई, तो लोगों की श्वास लेना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही लोगों को यह भी देखना पड़ा कि जब इस दौर में समिति नहीं बन पा रही थी, तब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उस समय जब वे युवा थे तो उसने अनेक संघ बनाए जो लोगों के सामने प्रस्तुत तो नहीं हुए, फिर भी उन्होंने गुप्त तरीके से संघ बनाया जिससे अनेक मुखिया थे, किंतु सभी मुखिया जो है भारतीय और कांग्रेस पार्टी द्वारा पकड़ ली गई। किंतु नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो वेश बदलने में बहुत माहिर थे, तो उन्हें पकड़ना नहीं जा सका। किंतु इससे हमें यह सीख मिलती है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उन्होंने कब से अपनी कार्य शक्ति को पहचाना, कार्य करना शुरू कर दिया। ये हमें मात्रात्मक शक्तियां प्रदान करती है कि हमें कैसे अपनी बात को अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रवादिता के लिए अपनी बात रखनी चाहिए। हमें यह सबक देता है कि हमें सार्वजनिक सतर्कता रखनी चाहिए। लोकतंत्र केवल आधिकारिक तौर पर नहीं बल्कि इसके लिए सतर्कता रखनी आवश्यक है। संवैधानिक संस्थाएं महत्व है, क्योंकि व्यापारिक मीडिया और समितियां जो है हमें निष्पक्ष समितियां हमें लोकतंत्र की तानाशाही, लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तानाशाही जैसी बातों को इसके विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। आज 50 वर्ष बाद जब हमें लोकतंत्र यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, इसकी प्रावधान हमें मालूम होती है। हमें लोकतंत्र यूं ही उपहार में नहीं मिला, बल्कि इसके लिए लोगों ने अनेक संघर्ष किया, अनेक कष्ट सहे, तब जाकर कहीं लोकतंत्र प्राप्त हुआ। तो हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें आज भी नागरिक मौलिकों को ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा करना आवश्यक है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम। हमारे अगले प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हैं तुषार कुमार पिता रोशन लाल, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3/11/2005। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। महोदय, आज की सदन पटल पे आज का विषय है आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लोकतंत्र के लिए सबक। मंच पे मंचासीन अतिथि निर्णायकगणों को मेरा प्रणाम। मैं तुषार कुमार साहू पिता रोशन लाल साहू, मेरी आयु है 21 वर्ष। महोदय, आपातकाल संविधान के लिए वह दिन जो काला धब्बा है इस देश के संविधान पे। महोदय, हम बात करते हैं आपातकाल की तो वह दिन हमें याद आता है जब सत्ता के मद में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए इस देश पर मध्य रात्रि को इस देश पे आपातकाल थोपा था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने न ही कैबिनेट की बैठक हुई, न ही कोई चर्चा हुई, मध्य रात्रि को आपातकाल लगा दिया गया। इसका मार पूरे देश की आम जनता को झेलना पड़ा और प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता भंग कर दी गई, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई इस देश पे। ना तो कोई मीडिया खुलकर कुछ लिख सकती थी, ना ही कुछ बोल सकती थी। इससे यह होता था कि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ लिखता था उसे नजरबंद कर दिया जाता था या हमेशा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया जाता था। उस समय रहे विपक्षी दलों को जेल में बंद कर दिया गया। कई सारी अनेक ऐसे एक्ट लगा दिए गए जिससे कारण बहुत सारी जो देश की गतिविधि चल रही थी अच्छी उन लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया। महोदय, ये सबक है लोकतंत्र के लिए कि उस समय जब तत्काल में हो रहे अनेक कार्य जो अच्छे से देश में चल रहे थे उन सभी पे रोक लगा दिया गया। महोदय, इससे हमें यह सबक मिलती है कि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को और कहीं ज्यादा मजबूती के साथ इस देश पे काम करना होगा और ज्यादा कहीं मजबूती के साथ इस देश के पारदर्शिता लानी होगी।
आपातकाल और काला दिन था जब इस देश में बहुत सारी गतिविधि चल रही थी, जब आपातकाल लागू हुआ। जब आपातकाल लागू हुआ था तब इस देश में जन अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं नम्रता सिन्हा, पिता ओंकार सिन्हा, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/4/2007। सभी आदरणीय गणों को मेरा नमस्कार एवं प्रिय साथियों को भी मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है नम्रता सिन्हा, मैं 18 वर्ष की हूँ और मैं BCom सेकेंड सेमेस्टर की कंडेल महाविद्यालय की छात्रा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूँ जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। आदरणीयगण, स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती, उसे अर्जित करना पड़ता है और जब स्वतंत्रता पर आ जाती है, देश का चरित्र को परखा जाता है, राष्ट्र के चरित्र को परखा जाता है। एक ऐसी रात थी भारत के लिए 25 जून 1975, जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था आंतरिक अशांति, उच्च न्यायालय एवं कई राजनीतिक अस्थिरता थी। इसके कारण से इसे लागू किया गया था। यह लगभग 21 महीनों तक चला। 25 जून 1975 से 1977 मई तक चला। इसमें कई ऐसे चीजें हुई देश में जिन्होंने हमें सोचने को मजबूर किया, क्या वास्तव में लोकतंत्र अभी भी मौजूद है। इसमें है प्रेस पर सेंसर लागू कर दिया गया। प्रेस हमें बहुत कुछ जानकारी देती है जो हमें पता नहीं होता, देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और हमारी क्या प्रतिक्रिया इसमें रहेगी, यह हमें प्रेस जानकारी देता है, परंतु उस पर ही सेंसर लागू कर दिया गया। यहाँ तक कि जब लोगों ने इस पर आवाज उठाई, उसे मीसा के कानूनों के अंतर्गत एवं कई अन्य कानूनों के अंतर्गत जेल में डाल दिया जाता था। इस हेतु कई नेताओं ने अपना विपक्ष मत रखा। इसी पर अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें भी मीसा कानून एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत जेल के धक्के खाने पड़े थे। बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिसे हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या लोकतंत्र अभी भी मौजूद है। अखबारों की हेडलाइन खाली छोड़ दी जाती थी। वो एक ऐसी चुप्पी साधती थी जो कई प्रश्न खड़े करते थे। परंतु साथियों, कई बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिन्होंने हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए था, इंदिरा गांधी जी ने क्या सही किया और क्या गलत किया। परंतु साथियों, इतिहास का दौर यही नहीं रुका। आया 1977 का दौर, जब लोगों ने अपनी सरकार का चुनाव किया। लोकतंत्र में एक ऐसा विजय साधा जिसे उन्होंने दर्शाया, जनता ने दर्शाया कि हम हमारी जनता है, लोकतंत्र यानी हमारा सरकार है। उन्होंने पहली बार देश में गैर सरकारी सरकार को चुना गया। यह एक हमारे लिए विजय दिवस के रूप में हम मान सकते हैं। आज हम सब पर 50 आज इस दौर को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु आज भी वह चुप्पी जो थी वो हमें कई प्रश्न खड़े करते हैं और बतलाते हैं कि लोकतंत्र कितना जरूरी है, संविधान कितना जरूरी है और हमारे मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने संविधान के नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं, क्या हम अपने अधिकारों के लिए सजग हैं। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान को चलाने वाले लोग जितने अच्छे रहेंगे उतना हमारा देश अच्छा रहेगा। संविधान के शब्द तो बहुत है, पर वो शब्दों के मतलब और जो उनकी मान्यता है वो तब तक सही बनी रहेगी जब तक हमारा देश के सभी नागरिक उसका पालन करेंगे। लोकतंत्र ने युवाओं को आज भी यह सोचने समझने को मजबूर कर दिया है कि लोकतंत्र कितना जरूरी है, संविधान के नियम कितने जरूरी हैं।
अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगी, आपातकाल ने हमें गिराया, धमकाया पर बहुत कुछ सिखाया भी। उन्होंने हमें यह सोचने समझने को मजबूर कर दिया कि संविधान कितना जरूरी है, हमारे अधिकार कितने जरूरी हैं। यह कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं मानसी यादव, पिता हरीश कुमार, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2004। सदियों की ठंडी रात सुबह उठी, सदियों की ठंडी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज तरंग इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाम सुनो, दोहरा समय के रथ का घर घर नाम सुनो। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। नमस्कार माननीय महोदय एवं मेरे युवा साथी, मैं मानसी यादव प्रस्तावित विषय आपातकाल के 50 वर्ष एवं सबक के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने उपस्थित हुई हूँ। 21 वर्ष, नरेश कुमार यादव। महोदय, 25 जून 1975, ठीक 50 वर्ष पहले जब हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था। महोदय, 21 महीने की वह अवधि जो लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक मानी जाती है। महोदय, लोकतंत्र का वह काला अध्याय आपातकाल, जब संविधान के पन्नों को तहखाने में बंद कर दिया गया तथा आवाज उठाना गुनाह बना दिया गया। महोदय, जब सत्ता की घमंड बेलगाम हो जाती है तो संविधान की आत्मा नष्ट हो जाती है। साल 1975 में महंगाई, बेरोजगारी एवं बढ़ती भ्रष्टाचारी के खिलाफ लोग सड़कों पर आ उतरे। बिहार एवं गुजरात के छात्रों ने नवनिर्माण तथा समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। कुर्सी खतरे में आ गई। कुर्सी खतरे में आने की वजह से आंतरिक अशांति का आड़ में महोदय प्रधानमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर देश में आपातकाल लागू कर दिया। हमारे देश में महोदय धरती को मां का दर्जा दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन हमारा ये देश और देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मगर इंदिरा इस विचार ने तो एक नेता को देश से बड़ा बना दिया था। हमारे नागरिक के अधिकारों के लिए जिस भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया गया था, महोदय प्रधानमंत्री ने तो उस संविधान की गलत व्याख्या कर 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हमारा अधिकार ही छीन लिया। महोदय, आपातकाल के दौरान हमने एक और लड़ाई लड़ी। इस बार लड़ाई किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि हमारे देश के ही दिग्भ्रमित और सत्तालोलुप नेताओं से था। लेकिन हमारा देश एक बार फिर विजेता बनकर उभरा। महोदय, कहते हैं ना, सोना जितनी ज्यादा तपती है उतनी ही चमकती है। इसी प्रकार हमारा देश आपातकाल में तपा और फिर एक बार विजेता बनकर उभरा। आपातकाल के इस काले अध्याय में संस्थागत मजबूती एवं नागरिक अधिकारों के प्रति सतर्कता सबसे बड़ी सबक रही है और यह सिखाया कि देश का कोई भी व्यक्ति या नेता देश से बढ़कर नहीं हो सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन ने भविष्य में आपातकाल को कठिन एवं युक्ति संगत बना दिया और हमें यह सिखाया कि देश के प्रति जवाबदारी केवल कानून एवं शासन की नहीं होती बल्कि हमारी भी होती है। संगद्धम समोवनाशी जानताम, एक साथ एक स्वर में एक साथ संगठित होकर बढ़े और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करें, क्योंकि भारत विकसित होकर केवल संकल्प नहीं बल्कि विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अवश्य ही हमारा भारत विकसित होगा।
आप सभी युवाओं का विचार ही बहुत उत्तम है। अब हमारे समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए आ रही हैं फाल्गुनी सिंधे, पिता का नाम है गणेश सिंधे, 17/7/2007 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। Good afternoon everyone. My name is Falguni Shinde and my father's name is Ganesh Rao Shinde. I am 18 years old and I am from Girls College, Dhankari. Today I am going to speak on the topic 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. The emergency declared in 1975 is one of the most important turning points in the history of India. On 25th June 1975, the Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency for 21 months. The country experienced restrictions that deeply affected the democratic life. During this period, fundamental rights were suspended, freedom of speech was limited, newspapers were censored, many opposition leaders were arrested and elections were postponed. It was a time when the balance of power shifted heavily towards the government and citizens felt impact in their lives. However, 50 years later, the emergency is not remembered only as a darkest phase but also as a powerful lesson. The first lesson is that democracy must be protected. It is not enough to simply have elections. Strong institutions like the judiciary, the media and independent constitutional body are essential to safeguard citizens' rights. When these institutions are weakened, democracy becomes vulnerable. The second lesson is the importance of public awareness. In 1977, when the elections finally held, large amount of people voted in it and brought the change to ballot. This showed ultimate power of democracy. Another lesson is that the value of freedom of expression. Right to speak openly are the pillars of democracy. As young citizens, we must remember that democracy is not just the responsibility of leaders, it's our responsibility too. By being informed, asking questions and participating in democratic processes are ways we can protect it. In conclusion, 50 years after emergency, the biggest lesson is clear. Democracy survives when the people value it and defend it. Thank you. अब हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं दुलारी ध्रुव, पिता जितेंद्र कुमार जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/6/2007। नाम दुलारी ध्रुव, पिता जितेंद्र कुमार, एज 18 वर्ष। दिल्ली के दरबार में कौरवों का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोड़ की नहीं कोई रखवाला, नए भीष्म द्रोणों ने मुख पर ताला डाला, कहा कैदी कविराज बजेगी रण की यंत्र, कोटि कोटि जनता कोटि नमन लोकतंत्र, कोटि नमन लोकतंत्र। तपोस्थली बाबा सिंह ऋषि के पावन घोरम बसे ग्रामीण अंचल में स्थित शासकीय शुभराम नारी महाविद्यालय नगरी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं दुलारी ध्रुव यहाँ उपस्थित निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं सभी युवा छात्रों को शहृदय प्रणाम करती हूँ। महोदय, आज सभा मध्य हो रहे विषय मंथन में विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय सुनती हूँ। With great power comes great responsibility, यानी जिसके पास जितनी ताकत होती है उसके कंधों पर जिम्मेदारियां उतनी ही अधिक होती है। लोकसभा चुनाव 1971 श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो देश में 352 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया।
सबको विश्वास था जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा। गरीबी हटेगी, इंदिरा गांधी उनको हर दुख दर्द से आजादी दिला देगी। इस समय इंदिरा गांधी के हाथों में पावर सबसे ज्यादा था और उनको आवश्यकता थी आत्मसंयम से काम लेने की, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। जेपी जी इस आह्वान में कि हो रहा समय के रथ का घर नाश करो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किनारे से इंदिरा गांधी की खून से काट गई। देश की आवाज दबाने और सत्ता को बनाए रखने के लिए वह एक जनसेवक से तानाशाही बन गई। जनसेवक से तानाशाही बनने के बाद ही पच्चीस 26 की वह मध्यरात्रि मंत्रिपरिषद को सूचित किए बिना संविधान के आर्टिकल 352 की तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। इमरजेंसी के अनाउंसमेंट के साथ ही राज्यों की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। राज्य सरकार एक क्षण में मात्र शोषित बन के रह गई। आम जनता के फंडामेंटल राइट समाप्त कर दिए गए, यानी अब कोई भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अपाहिज हो गया। इसके साथ ही विपक्षी दल के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया, जीवनराम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण एवं राज नारायण जैसे कई दिग्गज नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। यह वह समय था जब लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र को बचाए रखने में कई माओं ने अपने कोख के खून दान कर दिए। कई पिताओं ने अपने बूढ़े कंधे जवान बेटों के अर्थी के नीचे लगा दिए। इन्होंने लोकतंत्र को बड़ा सबक दिया और सबसे पहला सबक था कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। भारत भले ही साक्षरता दर में पीछे हो, लेकिन वह स्वतंत्रता की कीमत जानता है। वह जानता है कि किस प्रकार से 352 सीटों में जीतने वाली कांग्रेस को मात्र 92 सीटों में सिमटा जा सकता है। इन्हीं कई आंदोलन के 21 वर्षों के घोर संघर्ष के बाद एक बार फिर भारत के माथे पर सूरज चमकने लगा और हम अम्बेडकर और डेमोक्रेसी वाली पहचान बनाने में कामयाब है। आज हम लोकसभा की छत छाया बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा रहे हैं। यह इसी के कारण संभव हो पाया है। और अंत में संपूर्ण सभाकार मुख्यतः युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए 238 पंक्तियों के माध्यम से विषय को संजोना चाहूंगी। हो गई है तीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीएम ना सही तो तेरे सीएम ही सही, हो गई भी आग लेकिन जलनी चाहिए। और बात जब आ जाए आपातकाल की तो इसका कभी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसका कभी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बेटा। गिरकर उठना और उठकर चलना यही संसार का नियम है और दुलारी ध्रुव के इस वक्तव्य से, इस विचार से हम ये सीख पा रहे हैं। अब हमारी अगली प्रतिभागी हैं योगिता सिन्हा, जिनके पिता हैं कुलेश्वर सिन्हा, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/3/2008। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं महाविद्यालय महर्षि वेदव्यास स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हूँ। मेरा नाम योगिता सिन्हा है। मेरे पिता का नाम श्रीमान कुलेश्वर सिन्हा है। मेरा एज है 18 वर्ष। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि एवं निर्णायकगण को मेरा प्रणाम। आपातकाल के 25 जून 1975 में
हमारे भारतीय लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र की आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल की घोषणा कर दी गई और उस आपातकाल की घोषणा में एक नारा दिया गया जिसमें इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। या इसमें है कि इंदिरा ही इंडिया है और इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। भारत जब भारतीय लोकतंत्र को जेल में आपातकाल के समय जेल में बंद कर दिया गया और इसी के साथ में अब हम सभी के समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं प्रियंका साहू पिता नितेश कुमार, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3/8/2003। प्रियंका साहू। भारत माता की जय। My name is Priyanka Sahu from MSc Chemistry, age 22। आज हम सब लोग आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जब दहला विश्व हमारा और जब बेमकसद खून बहा, चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। महोदय, देश में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 से 1977 तक आपातकाल लगाया गया, जिसमें 1971 के अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। 1971 के लोकसभा और 1972 के विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा अनेक लोक लुभावन वायदे किए, मगर उन्हें पूरा करने में कोई विशेष प्रयास नहीं रहा। ऐसे में लोगों में अशांति फैलने लगी, भ्रष्टाचार विरोधी तीव्र होने लगा। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र में रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। रातों रात देश के विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों और विचारों के अलावा और कुछ छापने पर सेंसरशिप लगाया गया। और तो और उस समय के मशहूर गायक किशोर कुमार के गाने को भी बैन कर दिया गया। सरकार द्वारा संसद पर बैठकर अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने लगे और संगठन बनाने के अधिकार को छीन लिए गए। इन आपातकाल के कटु अनुभव ने हमारे देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एकजुट किया और वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने एक दल बनाया, जनता दल, जिसने 1970 के चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई। परंतु मित्रों, 50 साल बाद इतिहास को जानने का क्या मतलब है, क्योंकि आवश्यकता है हमारे देश के युवाओं को जानने की और सबक लेने की कि आने वाले भविष्य में हमारे देश के संविधान को कोई सत्ताधारी काला दाग न लगा पाए। अंत में बस यह कहना चाहूंगी कि हम है नौजवान, हम है तूफान, लोकतंत्र बचाना हमारा अरमान, हमारा अरमान। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
धन्यवाद प्रियंका। अब इसी कड़ी में अभी हमारी प्रतिभागी है टिकेश्वर, जिनके पिता का नाम है भानु प्रताप, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 10/2/2006। मेरा नाम दिगेश्वर कुमार साहू है। मेरे पिता का नाम श्री भानु प्रताप साहू है। मैं महर्षि वेदव्यास पीजी कॉलेज बुहारा का छात्र हूँ। एज 19 वर्ष। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक मंडल के मेरे सम्मानीय तथा इस सभा में उपस्थित लोकतंत्र और भविष्य के निर्माता मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अपनी शुरुआत दुष्यंत कुमार जी के उस पंक्ति से करना चाहता हूँ जो आपातकाल के दौर पर हर नागरिकों की जुबां पर रहा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद तो सूरज बदलना है। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो आग कही तो वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपातकाल के उस आज मैं युवा सांसद महोत्सव में उपस्थित हूं, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या लोकतंत्र इतनी कमजोर है? क्या लोकतंत्र इतनी कमजोर है और सत्ता इतनी शक्तिशाली है कि नागरिकों के, जनता के जीवन के अधिकार सत्ता की ताकत में कमजोर पड़ गए? अध्यक्ष महोदय, 1970 का वह आपातकाल का दौर उन भारत के नागरिक तथा लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करता है कि किस प्रकार सत्ता की चाह में मनमाने तौर से किस प्रकार सत्ताधारियों ने अपने अपने हित को देखकर, जनता की न सोचकर उन कानूनों को असंवैधानिक रूप से लागू किए, जिनसे हमारे लोकतंत्र और संविधान पर प्रश्न उठता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लोकतंत्र और इस आपातकाल की स्थिति के लागू होने पर हमें यह चीज सबक मिलता है कि किस प्रकार वैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका और प्रेस जैसे हमारे देश के आधारभूत स्तंभों को शक्ति को कम कर वे अपने मनमाने तरीके से आचरण करते हैं, अवैधानिक रूप से। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल की स्थिति आंतरिक अशांति के रूप में न होकर एक सशक्त विद्रोह के रूप में होने की स्थिति पर लागू होगा। और तीसरा यह है कि किस प्रकार प्रेस की सेंसरशिप लागू करके, क्योंकि सूचना का अधिकार, बिना सूचना का अधिकार के यह
संविधान अधूरा सा लगता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र और जीवन के अधिकार कोई उपहार नहीं जिसे हम सहज कर रखें, यह निरंतर एक हमारा जिम्मेदारी है जिसे हमें दृढ़ करना होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं निशा रानी साहू, जिनके पिता का नाम है काशीराम, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 24/11/2003। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महोदय जी एवं मेरे सहपाठी मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम कुमारी निशा रानी साहू है। मेरे पिता का नाम काशीराम साहू है। मेरा एज 22 है, 22 वर्ष। विकसित भारत के आपातकाल के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आपातकाल इमरजेंसी नागरिकों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जय हिंद। हमारी अगली प्रतिभागी हैं ओम कुमार, पिता का नाम है फनीश कुमार, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2006। मेरा नाम ओम कुमार साहू है। मेरे पिता का नाम श्री फनीश कुमार साहू है। मेरा एज है 19 साल। आज मैं आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के लिए लोकतंत्र में
लोकतंत्र के लिए सबक इस विषय पर भाषण देने वाला हूँ, जिसमें 25 जून 1975 की वह रात थी, वह काली रात थी जिसमें इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की स्वीकृति से आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसमें उनका स्वार्थ मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें बेरोजगारी, न्याय के लिए सत्ता तथा अनेकों विपक्षी नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया और मीडिया पर सेंसर करने के लिए कह दिया, जिसमें उन्होंने उनके चलते चलते नसबंदी का आंदोलन भी चला। जिसके तहत भारत में बहुत ही अराजकता फैल गई तथा इसे एक वो करने के लिए जनता ने अब आवाज उठाते हुए एक बार चुनाव करवाया जनवरी 1977 में चुनाव का आयोजन हुआ, जिसमें विपक्षी दल की हार हुई तथा एक गैर कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ केंद्र सरकार में, है ना। उसके बाद सफल लोकतंत्र में सफलता के सबक, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता सर्वोपरि है और स्वतंत्रता की मापदंड, स्वतंत्रता एवं नागरिकों की सहभागिता अनिवार्य है। इसे कहकर मैं अपने वाणी को सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम सभी के समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं सरोजनी नेताम पिता भूखन लाल। सरोजनी नेताम प्रतिभागी शीघ्रता बरतेंगे। इसके बाद हमारी अगली प्रतिभागी है दिव्या महार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दूर से आती उस ध्वनि का घर घर नाद सुनो, कि दूर से आती उस ध्वनि का घर घर नाद सुनो, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आदरणीय मंच को सरोजनी नेताम की ओर से सादर नमन। मैं सरोजनी नेताम 22 वर्षीय पिता भूखन लाल आज आप सबके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक विषय पर अपनी संबोधन लेकर प्रस्तुत हूँ। महोदय, 25 जून 1975 में आया एक ऐसा जलजला जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मानो धज्जी उड़ा दी। जी हाँ महोदय, मैं बात कर रही हूँ 1950 में लगाए गए आपातकाल की, जिसकी घोषणा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी द्वारा आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी। महोदय, मैं ये बता दूं कि 1975 में लगाया गया नेशनल इमरजेंसी महज एक नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, वो एक सोची समझी गई साजिश थी, अपनी कुर्सी बचाने की एक बेनकाब कोशिश थी। महोदय, नेशनल इमरजेंसी के नाम में लाखों लोगों को जबरन जेल में ठूस दिया गया, उनको नसबंदी के लिए मजबूर कराया गया और तो और न्यूज एजेंसी की बिजली तक काट दी गई। महोदय, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, शोषण नहीं है, उसका दमन नहीं है, तो क्या है महोदय? कहते हैं कि इतिहास में घटी घटनाएं इतिहास में घटी कुछ घटनाएं प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, तो वही कुछ घटनाएं हमें सबक और सीख दे जाती है। 1975 में घटी यहाँ घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है, एक काला धब्बा है। महोदय,
मैं बताना चाहूंगी इस घटना को घटित हुए आज 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है और हम लोग इस विषय में इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता अपने मौलिक अधिकारों के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग हो, जागरूक हो, ताकि भविष्य में अगर कोई एक और तानाशाह का जन्म हो तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। माना इमरजेंसी का दौर बहुत कठिन था पर हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक था। भारतीय जनता ने एक बार पुनः अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, अपने मौलिक अधिकारों का प्रदर्शन करते हुए पुनः लोकतंत्र की स्थापना की। अंत में मैं अपनी वाणी को चंद कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगी कि सत्ता के भूखे बैठे लोगों को हम बता देंगे कि हम आज के युवा है, न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम संविधान के रखवाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद रोशनी। अब हमारी अगली प्रतिभागी है दिव्या महार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथिगण एवं निर्णायकगण को मेरा प्रणाम एवं आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम दिव्या महार है। मेरे पिताजी का नाम श्री गणेश राम महार एवं मेरी उम्र 19 वर्ष है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। मान्यवर, आप सभी के समक्ष में एक ऐसे विषय के बारे में अपनी बात रखने जा रही हूँ जिसका विषय है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। स्वतंत्रता की कीमत केवल पाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे बचाना भी बहुत जरूरी है। आपातकाल जो है 25 जून 1975 को माननीय प्रधानमंत्री, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, घोषणा की गई थी, जिसका जो है अनुसंधान संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के कारण इसको लगाया गया था। मैं फिर से इसको बोलना चाहूँगी एक बार। मान्यवर, आप सभी के समक्ष में एक ऐसे विषय के बारे में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका विषय है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। स्वतंत्रता की कीमत केवल पाना ही नहीं है, बल्कि इसको बचाना भी बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता हमें मैं क्षमा चाहूँगी, मैं 2 मिनट बाद बोलूँगी। सॉरी सर। हमारी अगली प्रतिभागी हैं शाहिला परवीन, जिनके पिता का नाम है मोहम्मद अली
जिनका डेट ऑफ बर्थ है 10/6/2005। आज कह दूं सच मन में कोई झूठी कथा नहीं, आज कह दूं सच मन में कोई झूठी कथा नहीं, और परेशानियों से भाग जाना हम भारतीयों की प्रथा नहीं। सम्माननीय मंच, मेरे युवा साथी एवं निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार। मैं साहिला परवीन आज के विषय आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक इस विषय पर अपने विचार लिए उपस्थित हूँ। कहीं सुराग नहीं कातिल का, कहीं सुराग नहीं कातिल का, मगर लहूलुहान शहर का नजारा है। कहीं सुराग नहीं कातिल का, मगर लहूलुहान शहर का नजारा है। और ये लहू था लोकतंत्र का, और ये लहू था लोकतंत्र का कातिल, और कातिल थी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी। ये बात है उस समय की 24 और 25 जून 1975 की वो घोर अंधेरी काली रात, जब लोकतंत्र के हाथ पांव तोड़कर उसे 21 महीनों के लिए अपाहिज बना दिया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। देख रहे हैं महोदय, संविधान का सहारा लेकर ही लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। संविधान का ही सहारा लेकर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आपातकाल की घोषणा की गई, परंतु आपातकाल तो तब लगाया जाता है ना जब देश कहीं किसी से खतरा हो, युद्ध से, आक्रमण से या आंतरिक अशांति से। पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही था, यहाँ तो माजरा कुछ और ही था। राजनीतिक विरोध, सत्ता बनाए रखने की इच्छा, और राजनीतिक विरोध, सत्ता बनाए रखने की इच्छा और कोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र का गला घुटवा दिया। अनुच्छेद 19 जो संविधान की रीढ़ कही जाती है, अनुच्छेद 19 जो संविधान की रीढ़ कही जाती है, उस रीढ़ को ही तोड़ दिया गया। जनता से उसके अधिकार छीन लिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा दिया गया। अरे काट दिए गए वो हाथ जो सत्ता के खिलाफ उठे, और दबा दी गई वो आवाज जो सत्ता के खिलाफ बोले। मैं ये पूछती हूँ कि अपनी ही जनता के साथ ऐसा करना उचित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कातिल ने इतने सफाई से धोए अस्तीन, पर उसे मालूम नहीं था कि लहू बोलता भी है। और महोदय, लहू बोला 1977 के चुनाव में, जब पहली बार कांग्रेस सरकार की जड़ें हिलकर रह गई और पहली बार गैर कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई, तब उस खौल में लहू ने बता दिया लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि तानाशाही की जाए। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा शासन है। ये युवा लहू ने तानाशाही सरकार को ये बता दिया। परंतु एक सवाल तो अभी भी उठता है, ये सवाल कि आपातकाल की उस शर्मनाक घटना को बीते 50 साल हो चुके हैं, परंतु अभी भी हम उसे याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आवश्यकता है महोदय, आवश्यकता है, क्योंकि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है। और इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम आज आपातकाल के 50 वर्ष को याद करते हुए हम वर्तमान एवं भविष्य की सरकार को ये बताते हैं कि एक बार ये तानाशाही हो गई, परंतु अब भविष्य में ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। हम युवाओं को ये सूचित करते हैं कि भविष्य में ये तानाशाही नहीं होना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि जब जब परेशानी आई है, युवाओं ने आवाज उठाई है। जब जब परेशानी आई है, युवाओं ने आवाज उठाई है। एक युवा है भगत सिंह, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई है। और ये लोकतंत्र की कुर्सी तानाशाह के लिए नहीं, कुर्सी खाली करो, जनता आई है, जनता आई है। धन्यवाद। हमारे युवाओं के हाथ में
शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में चमक साफ साफ परिलक्षित हो रही होगी आप सभी को। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं प्रकाश कुमार साहू, पिता अजय कुमार, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/8/2004। आप सभी को जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित समस्त निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार साहू है, पिता का नाम अजय कुमार साहू है। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। आज हम भारतीय इतिहास के उस दौर के 50 वर्ष पूरे होने पर एकत्रित हुए हैं जब लोकतंत्र को दरकिनार कर तानाशाही थोपी गई। 25 जून 1975 की रात को घोषित आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है। यह समय सिर्फ एक संवैधानिक संकट नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों के निलंबन का दौर था। इन 50 वर्षों में हमने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह है पहला, लोकतंत्र की नाजुकता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र स्वयं सुरक्षित नहीं होता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक अशांति के बहाने ही क्यों न हो। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कार्यपालिका को न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका की नागरिक अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। तीसरा, मीडिया की जिम्मेदारी। आपातकाल के दौरान मीडिया ने झुकने के बजाय रेंगने का काम किया था। यह एक जीवंत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निडर पत्रकारिता अनिवार्य है। चौथा, संस्थाओं की मजबूती। तानाशाही तब पनपती है जब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है। हमें चुनाव आयोग, संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाए रखना होगा। पांचवा, सतर्क नागरिक। आपातकाल के बाद जनता के मन के माध्यम से यह साबित किया कि भारतीय नागरिक अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक है। हमें हमेशा सत्ता पर नजर रखनी होगी। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को याद करने का अवसर है। यह 21 महीनों का काला अध्याय हमें यह सिखाता है कि नागरिक स्वतंत्र प्रेस भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता न्यायपालिका लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। इन्हें कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। इन्हीं कहकर अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी उपेंद्र कुमार साहू को। उपेंद्र कुमार साहू जहां कहीं भी हो। इनका नाम 30वें नंबर पर है। आप लोग की लिस्ट में ये नाम ऐड नहीं होगा। मैं अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी फिर कुंती साहू, पिता दोमार सिंह, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8/4/2003। दुनिया का इतिहास पूछता लोग कहाँ, ईरान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता ग्लोब कहाँ, ईरान कहाँ है। घर घर जो युग अग्नि जलाता बहुउन्नत यूनान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ तब अंधियारा, तब की छाती चीरकर चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय
निर्णायक मंडल और देशभक्ति शपथ ग्रहण बैठक स्वागत ग्रंथ आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं मंत्री शाह सदन पढ़ने पर रहे गए आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक इस विषय में अपने विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। महोदय, भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 दिनांक 25 जून 1975 मध्यकालीन रात्रि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उस समय की घटना जब आपातकाल लगाई गई और हमने देखा कि उस समय 1.004% लोगों को नजरबंदी करा दिया गया और उस समय 1.1 लाख लोगों को बिना दोषे उनकी बिना गलती के उनको जेल में डाल दिया गया। ये था आपातकाल का दौर। उस समय न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया और उस समय सारी मीडियाओं को सेंसरशिप लगा दिए गए और हमने देखा कि जनता की पीड़ा हम सभी को देखने को मिल रही थी। तब हम सभी ने जाना कि ये हमारा आपातकाल है, वो दौर था आपातकाल का। महोदय, मैं आपातकाल के उस भारत के इतिहास का वो काला सच आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि जब 21 महीनों के लिए आपातकाल लगाया गया और पूरे भारत की जनता के हाथ पैर तोड़कर उनको कोठरी के बीच ले जाया गया, कोठरी के पीछे ले जाया गया और उनको शरण करने के लिए तड़प कर मरने के लिए जेल के पीछे डाल दिया गया। वो दौर था आपातकाल का। महोदय, मैं आपातकाल में क्या हुआ ये तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन आपातकाल से हमने क्या सीखा, क्या सबक हमको मिली, मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी कि महोदय, जब पहला सबक है आपातकाल का कि जब सत्ता अपने हाथ में लेकर आई जनता, जिन्होंने आम चुनाव का दौर आया 1973 में जब आम चुनाव आई और सत्ता अपने हाथ में, जनता ने अपनी दम पर अपने हथियारों से, आपके हथियारों से, अपने वोटों से सत्ता को बदल दिया और अपने चुनावों से इस एक सत्ता को बदलने का इतिहास रचा। और दूसरा सबक है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें हमने अपने देश के आंतरिक अशांति को बाहर किया और सशस्त्र विद्रोह को आगे लेकर आया और अपने देश में एक नई उन्नति का राह दिखाया। महोदय, उस समय हमारे नौजवान कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, उसकी जो कलम पीड़ा से करा रही थी और लिख रही थी कि हो रही बरसती बिखरनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर दो की तरह मिलने लगा है, आज यह दीवार पर दो की तरह मिलने लगा है। सख्त लेकिन यह थी कि ये बुनियाद मिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सिले में नहीं तो तेरे सिले में नहीं, हो कहीं भी आग लेकिन आग बदलनी चाहिए। ये सबक हमने सीखा महोदय। लोकतंत्र के उस आपातकाल से मैंने ये सबक सीखा कि आज उस दौर के कारण, उस आपातकाल के कारण आज हम सभी इस युवा इस मंच पर खड़े हो चुके हैं। आज 45% युवा इस मंच पर आकर के अपना अनुभव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। उस आपातकाल ने हमें सबक सिखाया कि जब बाहरी सत्ता और जब तानाशाह का आएगा, जब तानाशाह हमारे बीच में आएगी, हम सभी जनता मिल करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एकजुट होकर के, एकता का राह दिखा करके हम अपने इस देश को आजाद करा सकते हैं, सही मार्ग पर ला सकते हैं। ये उन्होंने हम सभी को दिखाया और आपातकाल से ये सबक हमने सीखी है। महोदय, हम चाहे तो एकता चाहे तो सृजन भी कर सकती है और एकता में अगर कटुता आ जाए तो संपूर्ण मानव जाति का संहार भी हो सकता है और आपातकाल के बाद हमें ये एकता हमें देखने को मिली है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। अब हम सभी के समक्ष अपने विचार लेकर उपस्थित हो रहे हैं संकेत कुमार साहू, पिता लोकेश कुमार साहू। आज के विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिजन, समस्त निर्णायक गण, महाविद्यालय के प्राध्यापक जन एवं
जिले से आए युवाओं को मेरा जय हिंद। मेरा नाम संकेत कुमार साहू है, पिता श्री लोकेश कुमार साहू, आयु 21 वर्ष। आज मैं जिस विषय पर अपना बात रखने जा रहा हूँ वह भारतीय इतिहास के उन निर्णायक पलों में से एक था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल का अर्थ था संवैधानिक अधिकारों में रोक, प्रेस मीडिया पर सेंसरशिप लगाना, अनेक राजनीतिक नेताओं को जेल में कैद करना और साथ ही न्यायपालिका का कमजोर पड़ जाना। आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यह रहा है कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या फिर एक संस्था का संपत्ति नहीं है, बल्कि यह जनता के सतत भागीदारी, जागरूकता और सवाल करने के अधिकारों पर जीवित है। आपातकाल का दूसरा सबसे बड़ा सबक यह रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और विधायिका जैसे संस्थाएं अगर निडर होकर कार्य करें तो देश को आपातकाल जैसी स्थिति देश के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार की स्थायी क्षति नहीं पहुंचा सकती। तीसरा सबक यह है कि जन आंदोलनों से हमारे देश की एकता स्पष्ट होती है। इससे देश में चल रहे सरकारों की नीतियों को प्रभाव पड़ता है। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र एक दीपक की तरह है जिसे देश का हर नागरिक अगर हवा की विपरीत दिशा में खड़ा हो जाए तो उस दीपक को बुझने से बचाया जा सकता है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। महिमा मसीह, पिता का नाम दीपक मसीह। अगले प्रतिभागी तैयार रहेंगे। संदीप। सर, मेरा नाम महिमा है और मेरा एज 21 ईयर है। भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग अनेकता में भी एकता होती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता वास करती है, जहाँ की लोगों की संस्कृति, आस्थाएं और ना जाने कितने सारे गुण हैं उनकी परिस्थितियों को और उन्हें आत्मगुलामी नहीं लेकिन आत्मसाहसी बनाती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे भारत के लोग कैसे हैं, बस इतना ही कह देते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। इतना ही कहकर वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं महिमा आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हो और मेरा जो विषय है वो ये है कि आपातकाल का 50 वर्ष जो लोगों के लिए, जो लोकतंत्र के लिए एक सबक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जहाँ अनेक शक्तियां वास करती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के कारण जो राज्य शासन व्यवस्था में विकल्प आ जाता है या फिर कोई भी कानूनी व्यवस्था में गड़बड़ियां आ जाती है और सरकार हमारे संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती, जिस वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और विश्वास उनका डगमगाने लगता है। उसी समय में ही इस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब ये क्या है राष्ट्रपति शासन? क्या है? हमारे शासन, हमारे निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो रचित एक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। संविधान इतनी मजबूत पुस्तक है जो ना केवल किसी कठिनाइयां और समस्या का हल बताती है, लेकिन इस समस्या का भी हल बताती है जो अगर संविधान के अनुसार अगर कोई काम नहीं हो पाता तो उस काम को भी कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में बताती है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अनुसार इसका भी समाधान मिलता है। जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। जब जब इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता
जब जब सत्ता बढ़ा है, सत्ता की शक्ति बढ़ी है, वैसे ही लोकतंत्र की परीक्षा हुई है, वैसे वैसे लोकतंत्र की परीक्षा हुई है। अगर इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो 1975 में इस बार 25 जून में उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, जिस समय में आपातकाल लागू किया गया था और आपका आपातकाल 21 महीनों के लिए था। और ये और सिर्फ कहा जाता है कि ये सिर्फ अशांति को हटाने के लिए और शांति को लाने के लिए था। हाँ, आपने ठीक सुना कि अशांति को हटाने के लिए और शांति को लाने के लिए था। तो ये भी हमारे लोकतंत्र को बहुत ज्यादा एक सबक देता है कि कैसे कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ और सुनने से नहीं, हमारा लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि हमारा अगर एक जागरूक इंसान अगर जागरूक होकर चलता है तब होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ये आपातकाल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को नीचा दिखाना है, फिर नीचा गिराने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें उसे अटल बनाने के लिए था कि हमारा जो शासन है वो स्थिर बन सके। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर भारत को अगर सबसे ज्यादा उसकी जो शक्ति है वो उनकी युवकों में वास करती है, अगर युवा जागरूक है तो सब कुछ हो सकता है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। धन्यवाद। अब हम सभी के समक्ष अपना विचार लेकर आ रहे हैं संदीप पिता महेंद्र। जब जब तक की आवाजों को जंजीरों में जकड़ा जाएगा, इतिहास गवाह है, इनकलाब का नारा और जोर होकर आएगा। वो समझते थे कि अंधेरा करके सूरज को डरा जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था हम भी जुगनू हैं, तूफानों में भी जगमगाएंगे। नमस्कार, मैं संदीप बीटीएस आशीष स्नातकोत्तर महाविद्यालय से आप सबके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष के विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं देश के भविष्य, मेरे युवा साथियों, आज हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्षों का अवलोकन कर रहे हैं। आपातकाल के इस 50 वर्षों में हमने क्या क्या नहीं देखा है। 25 जून 1975 की वो काली रात लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा काले अध्याय के रूप में कही जाती है कि वो काली रात थी जब भारतीय लोकतंत्र की सांसें थाम दी गई थी। और आज आधी सदी बाद हमारे लिए वो सबक है कि किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र का दम घोटा गया है। महोदय, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये वो दौर था जब केवल राजनीतिक घटना ही नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों का हनन भी हुआ था। उस दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आजादी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था। उस दौरान बिना किसी मुकदमे के भारत के लोगों को, आम जनताओं को 1,10,000 से भी अधिक संख्या में जेल में डाल दिया गया था। उस दौरान लोकतंत्र की चौथे स्तंभ मीडिया पर ऐसी सेंसरशिप लगाई गई थी कि किसी भी पत्रकार ने संपादकीय के पत्र को खाली भी छोड़ दिया गया था। और उस दौरान संविधान में 42वें संशोधन करते हुए न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया था। माननीय महोदय, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो समाज में भय का माहौल बनने लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि राजा और धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसे मैं महाभारत के श्लोक के माध्यम से उद्धृत करना चाहूंगा। ना जातु कमान, ना भयान, ना लोभा, धर्मम त्यज्य जीवितास्ति हेतु, अर्थात न इच्छा से, न भय से, न लोभ से और न ही प्राणों की रक्षा के लिए हमें धर्म का त्याग करना चाहिए। आपातकाल के इसी दौर में राजधर्म का त्याग हुआ था, लेकिन यहाँ हम सबके लिए सबक था कि हम सब भारत की इस मिट्टी में लोकतंत्र की जड़ इतनी गहरी है कि वो किसी भी तानाशाही का वृक्ष टिक नहीं पाया। और उस समय के नर्व को दबाते हुए राष्ट्र रामधारी जी लिखते हैं कि दो राह समय रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली दो कि जनता आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977 के चुनाव में जनता ने अपने मन से यह सिद्ध कर दिया कि भारत का लोकतंत्र की असली शक्ति जनता ही है। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और
यह लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण था। आपातकालीन के बाद 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में आपातकालीन के घोषणा की प्रक्रिया को सख्त किया गया और संविधान में जो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द जोड़े गए, यह लोकतंत्र की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था। तो साथियों, आज 50 वर्षों बाद आपके लिए, हमारे लिए और इस युवा संसद के लिए सबसे बड़ी सबक यह है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह संविधान से बढ़कर नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी सबक है नागरिक चेतना, अर्थात आपातकालीन का अर्थ विरोधी शासन से नहीं, बल्कि भारत की आम जनता ने 1977 के चुनाव में किया था। यह साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र सबसे सशक्त है। और तीसरी सबसे बड़ी सबक है स्थानों की स्वायत्तता, अर्थात हमें एक ऐसे न्यायपालिका और मीडिया की आवश्यकता है जो सत्ता के सामने झुके नहीं, बल्कि उसके आवाजों और उसके सामने आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। और अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार को विराम देने की कोशिश करूंगा, जो उस समय के संघर्ष और अभी के समय के संकल्प का परिचायक है। टूटे हुए तारों से फूटे हुए बासंती स्वर, पत्थर की छाती चीर उड़ आया नव अंकुर, झड़ गए सब पीले पात, कोयल की घूमरा, प्राची के अरुणिमा में रेत देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर मन में छीन था पलकों पर है खिड़की, हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से रिश्ता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र। युवा विचारक के रूप में बुला रही हूँ उपेंद्र कुमार साहू। सर, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। सर, एक निवेदन है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/2/2001 है और जो नियम के प्रावधान है उसके अंतर्गत मैं क्वालिफाई हूँ। कई बार एज की संशय होती है क्योंकि आप ओवर एज हैं करके, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार मैं क्वालिफाई हूँ जी। उपेंद्र कुमार नाम है सर। दामन लाल साहू। आज की डेट में कहेंगे तो 25 साल 1 महीने 2 दिन, और उस समय के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास 3 महीने और बचते हैं 25 साल के लिए, जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं इस इवेंट के लिए। बोले भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। तस्वीरें बदलती है दौर की कहानियां, अंग्रेजों की गुलामी सही हमने बदली वो तस्वीर की जुबानियां। ये देश है जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधीवादी विचारधारा पे हमने आज़ादी पाई थी। 15 अगस्त 1947 का वह दिन था जब हमने परिकल्पना की थी, नए गणतंत्र की स्थापना की, और 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस की होली खेली थी। जी हाँ, मेरा नाम उपेंद्र कुमार साहू है और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को मेरा दिल से आभार है क्योंकि आप सभी मुझे सुन रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की बात आती है और 50 साल के सबक की बात आती है। तस्वीरें नहीं बदलनी चाहिए, ना ही तस्वीरें बदली है। बहुत से लोग आए, सबने अपनी बातें रखी हैं। जब बात आती है लोकतंत्र की, जब बात आती है लोकतंत्र की, दुनिया के कोने कोने के संविधान को खोजकर हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों की उस गुलामी की दास्तान को याद करके हर वर्ग की रक्षा के लिए संविधान का निर्माण किया था। तभी तो 26 जनवरी 1950 का दिन हर भारतीय के लिए एक अपनापन का दिन है, अपने गर्व का दिन है। तभी तो इस दिन को खास बनाया जाता है। हम कहते हैं, मानते हैं इस चीज को। पन्ने जब पलटाते हैं इतिहास के तो भारत ने युद्धों की वो दौर देखी। समझौता के लिए जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनकी हत्या हो जाती है। कमजोर था भारत लेकिन सशक्त था क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत था। तभी तो हम आज भी जीवित हैं क्योंकि भारतीयों में शक्ति है लोकतंत्र की। वो दौर था जब भारतीय तत्कालीन सरकार ने बांग्लादेश से जन्म करके दिखाया। आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, भुखमरी जैसे हालात थे,
चारों ओर अशांति और हिंसा का आलम था। भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो भैया, क्योंकि चारों ओर इसका प्रताप था। एक आंदोलन उठता है जिसका नेतृत्व करते हैं जयप्रकाश नारायण। ऐसी चिंगारी थी ये गांव से उठी और शहरों के साथ पूरे भारत में फैली। चारों ओर केवल विरोध था। ऐसा कोई संगठन नहीं, ऐसी कोई यूनियन नहीं, ऐसा कोई लोग नहीं जिन्होंने आंदोलन नहीं किया। सभी ने समर्थन किया। लेकिन सरकार ने क्या किया? मुझे दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां याद आती है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और वही करना था। तत्कालीन सरकार को असहमति पर बात करनी थी, लेकिन उन्हें तो भैया विदेश नीति की पड़ी थी। आंतरिक मामलों पर उनका ध्यान नहीं था। ना जाने वो क्या सोचते थे। विदेश नीति का ही आलम था। देश में भारी पैमाने पर आंदोलनों को दबाने के लिए आपातकाल लगाया गया और 25 जून 1975 का वो दिन था, वो काला दिन था। मुझे वो दर्द याद आता है जब लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, नेताओं को जेल में ठूसे गए। काला पानी की सजा क्या होती थी अंग्रेजों के दिन याद दिला दिए गए। और भाई पत्रकार तो पत्रकार थे, उनकी भी सेंसरशिप लगा दी गई। आम लोगों के साथ दर्द तो मुझे उस बात का है, उन माताओं की पीड़ा का है जिन्हें नसबंदी का वो दौर था। बच्चा रोता रह गया, मां मृत्यु हो गई। ये तस्वीर लोगों ने देखी थी। वो दर्द बयां करता है। तभी तो 1977 के चुनाव में तत्कालीन सरकार को उठा के फेंक कर दिखा दिया गया भारत की लोकतंत्र कितनी मजबूत है। तभी तो हमने कहा ना, ये जनता के लिए जनता का किया जाने वाला शासन है। और दौर बदला, तस्वीरें बदली। नई सरकार आते ही प्रक्रियाओं में सुधार किया गया, व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इस पर विचार किया गया और नए सिरे से आपातकाल लगाने के प्रावधानों को नए सिरे से गढ़ा गया। क्योंकि आपातकाल लगाना आज इतना आसान नहीं जिस उस समय किया गया। व्यवस्थाओं में सुधार किए गए, लोगों की योजनाएं तैयार की, किस प्रकार से हम रोजगार दे सकते हैं, आगामी योजना बनाएगी। भुखमरी के जो हालात उस समय पैदा हुए, भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना हो इसलिए भंडार की योजनाएं बनाएगी। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जनता तक हित पहुंचाने का प्रयास किया गया। और सरकार के मन में डर आ गया कि जनता आएगी तो सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। और बिल्कुल जनता जब आई है तब तक सत्ता छोड़ी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का आज देखिए, सशक्त भारत का निर्माण हो पाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहाल हुए, शिक्षा में सुधार हुए, नए नए नवाचार हुए हैं। आज सरकार पैसा देकर लोगों को रोजगार करा रही है, क्योंकि उन्हें पता है भारत का लोकतंत्र मजबूत है। आज विश्व ने भी देखा भारतीय लोकतंत्र इतनी मजबूत है कि हम चाहे तो ऊपर पहुंचा सकते हैं, चाहे तो नीचे गिरा सकते हैं। सत्ता में आनी है तो सबको लेकर चलना है, जनता की बात आपको पहुंचानी है। और सबसे बड़ा सुधार हुआ तो नेताओं के चरित्र और उनके कार्यशैली पर। तभी तो आज के जो नेता हैं उन्हें प्रक्रियाओं का पालन करके चुनाव लड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं बना है ये सशक्त भारत। ये काला अध्याय को छांट कर हमने बनाया है, तभी तो ये तस्वीर कहलाई है। नए भारत की नींव रख पाई है। आधुनिक भारत में आप सब ये बात रख पाया है। ये हमारी जीत है, ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। सही मायनों में कहूं तो ये हमारे अधिकारों की जीत है। तभी तो मैं कहता हूं, अगर आपके साथ गलत होता है तो अन्याय के खिलाफ लड़िए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। अब हम सभी के समक्ष अपना विचार लेकर आ रही हैं यशस्वी साहू, पिता चैतन्य कुमार साहू। प्रतिभागी थोड़ा शीघ्रता बरतेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे दिगंत राठी। मेरा नाम यशस्वी साहू है, मेरे पिताजी का नाम चैतन्य कुमार साहू है और मेरी उम्र 18 साल। आदरणीय निर्णायकगण, आदरणीय अध्यापकों, प्रिय साथियों और युवा मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर बोलने जा रही हूँ। 25 जून 1975 की आधी रात को जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एकाएक सन्नाटे में डूब गया था। यह वह काला अध्याय था जब संविधान की आत्मा को कुचलने की कोशिश की गई थी, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, विपक्षी नेता बिना मुकदमों के जेल में डाल दिए गए थे और लाखों लोगों की आवाजें दबा दी गई थी। यह सिर्फ 21 महीने की घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी
एक सबक था कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। आज 50 वर्ष बाद जब हम विकसित भारत युवा सांसद में आज यहाँ खड़े हैं, तो यह बात याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र कोई स्थायी उपहार नहीं, यह एक निरंतर संघर्ष है। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आरोपों से जूझ रहा था। तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति की मांग उठी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इसके बजाय इस्तीफा देने के उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला करते हुए रातों रात जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सैकड़ों नेता गिरफ्तार हो गए। प्रेस की आजादी छीन ली गई। समाचार पत्रों में खाली कॉलम छपे। जबरदस्तबंदी अभियान चलाया गया जिसमें लाखों निर्दोष लोगों को पीड़ा दी गई। मीसा एक्ट के तहत बिना मुकदमे हिरासत में रखा गया। यह सब राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर किया गया, लेकिन असल में यहाँ सत्ता को एक व्यक्ति पर केंद्रित करने की कोशिश थी, लेकिन लोकतंत्र हार नहीं गया। सबसे बड़ा सबक यही है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराए, शायद उन्हें विश्वास था कि लोग उनका समर्थन करेंगे, और अगर नहीं दिखा होगा तो भी जनता ने जवाब दिया। जनता पार्टी की जीत हुई। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इमरजेंसी खत्म हुआ। संविधान में 44 पर संशोधन किया गया। अब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द आए। आपातकाल लगाना मुश्किल हो गया। युवाओं के लिए प्रमुख सबक हमें मिले कि सतर्कता लोकतंत्र की कीमत है। अगर मैं थॉमस जेफरसन के शब्दों में कहूँ, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमें संस्थाओं, न्यायपालिका, मीडिया, संसद पर नजर रखनी होगी। हमें उन्हें अकाउंटेबल रखना होगा, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी होगी। सत्ता का केंद्रीकरण खतरनाक है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, किसी के भी हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। हमें आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टियों की जरूरत है, ना कि वंशवाद की। 50 वर्ष पहले आपातकाल ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र में हम ही सबसे ताकतवर हैं, जनता ही संप्रभु है। आज जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो याद रखें, विकसित भारत सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं होना चाहिए, हमें लोकतंत्र मूल्यों में भी विकास लाना है। यह बहुत जरूरी है। आइए हम संकल्प ले, हम कभी भी सत्ता के आगे नहीं झुकेंगे, अपनी आवाज नहीं दबने देंगे। हम संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमने संविधान दिया है, लेकिन हम सतर्क नहीं रहे तो यह कागज का टुकड़ा बन जाएगा, कागज का टुकड़ा बन जाएगा। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद यशस्वी। अब अपने विचार लेकर हम सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं दिगंत राठी, पिता हेमचंद। कैसे कहूँ, मेरे मन में कोई व्यथा नहीं, समस्याओं से भाग जाना हम भारतीयों की प्रथा नहीं। हम भारतीय हैं, मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है। सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथी और उपस्थित न्यायमूर्ति गण को मेरा सादर जय हिंद। मैं दिगंत राठी, BA 4th सेमेस्टर का छात्र, 19 वर्ष, पिता हेमचंद राठी। आज मैं आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय लोकतंत्र के लिए जो सबक है, उस विषय पर मैं अपने उद्बोधन के लिए प्रस्तुत हूँ। महोदय, कोई सुराग नहीं किसी कातिल का, लेकिन लहूलुहान पूरा शहर है। कोई सुराग नहीं किसी कातिल का, लहूलुहान पूरा शहर है। ये लहू था लोकतंत्र का, और इस पर प्रहार हुआ था लोकतंत्र की सबसे ऊंची सत्ता का। बात है 25 जून 1975 की, वो काली रात जब लोकतंत्र के हाथ पांव बांधकर उसे 21 महीनों के लिए निष्क्रिय कर दिया गया।
जब आज़ादी के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब पूरा विश्व सोता रहेगा, आधी रात को भारत स्वतंत्रता का पहला सांस लेगा। पर ये क्या, उसके 28 वर्ष बाद इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया और भारत को बहुत से कठिन दौर से गुजरना पड़ा, जिसमें भारत एक खुले जेल की तरह बदल गया। विपक्षी नेताओं को जेल में भर दिया, यहाँ तक कि मीडिया और प्रेस पर सेंसरशिप जैसे कड़े कानून लगा दिए गए और यहाँ तक कि कलाकारों को नहीं बख्शा। उस समय के सुप्रसिद्ध गायक श्री किशोर कुमार जी के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया और जितने भी हाथ उठे सरकार के खिलाफ उस हाथ को दबा दिया, जितने भी आवाज उठे सरकार के खिलाफ उस आवाज को दबा दिया। महोदय, मैं पूछता हूँ, क्या अपनी जनता पर ऐसी बर्बरता करने वाली सरकार मजबूत थी? नहीं, वो सरकार डरी हुई थी अपनी सत्ता को लेकर, अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और हम जानते हैं लोकतंत्र को कितना भी दबाया जाए पर जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती और ये आवाज गूंजी 1977 के आम चुनाव में, जिसमें जनता ने अपने मतदान रूपी ताकत का उपयोग करके उस तानाशाही सरकार को गिरा दिया और सत्ता पलट दी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की नींव रखी गई। और इस काली घटना से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है, कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ना हो जाए, वो देश से बड़ा और संविधान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जब भी कोई नेता स्वयं को देश के लिए पर्याप्त मानने लगे और नारा गूंजने लगे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो समझ लेना चाहिए तानाशाही की दस्तक हो चुकी है। और यह उसी समय हुआ। और हमें दूसरी सबक मिली, जो युवा लोकतंत्र और सामाजिक मुद्दे जैसे विचारों से, विमर्श से दूर भागता है और जाने अनजाने में वही युवा अपने अधिकारों का गला घोट लेता है, अपने अधिकारों को खो देता है। लेकिन आज आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है, हम सभी को आवश्यकता है जागने की, ताकि आगे कभी भी ऐसे तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को भारत की सत्ता रूपी कुर्सी पर ना बैठाया जाए। मुझे एक पंक्ति याद आती है उस समय की, जो युवा कवि दुष्यंत कुमार जी थे। उन्होंने इस आपातकाल के विरोध में कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो कहीं पर आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सीरत बदलनी चाहिए, ये देश बदलना चाहिए। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संकल्प लें कि संविधान की मर्यादा और संविधान की मर्यादा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आने देंगे और हम युवा लोकतंत्र के रक्षक बनकर भविष्य में लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद भी करेंगे और औरों को प्रेरित करेंगे। जय हिंद। अब हम सभी के समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं नरेंद्र कुमार पिता अश्विनी, और इसके उपरांत हमारे अंतिम प्रतिभागी रहेंगे संजय, तैयार रहेंगे। इसके पश्चात आपका विचार प्रस्तुत करना है आपको। बोलिए भारत माता की। लोकतंत्र की लौ कभी बुझने ना पाए, सत्य और स्वतंत्रता सदैव मुस्कुराए। जब जब अंधेरों का आए काल, जनता लिखती है नए उज्याल, जनता लिखती है नए उज्याल। आदरणीय मंच, सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा जय। मैं नरेंद्र कुमार, B.Com बोर्ड से का छात्र, पिता अश्विनी साहू 20 वर्षीय छात्र, आप सबके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक, इस विषय पर विचार के लिए प्रस्तुत हुआ। वैसे तो भारत लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जहां जनता को सर्वोपरि
माना जाता है। परंतु 25 जून 1975 को भारत ने एक ऐसा मंजर देखा जिससे लोकतंत्र की नींव हिल गई। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। यह आपातकाल लगभग 21 महीने 1977 तक चला। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दिए गए, प्रेस के स्वतंत्रता को सीमित कर दी गई, कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए गए तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दी गई। लोकतंत्र की मूल आत्मा स्वतंत्रता और अधिकार उस समय कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन हर कठिन समय हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। पहला, लोकतंत्र में संविधान और कानून का शासन सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा, जनता को जागरूक और जनता की जागरूकता और भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी होते हैं। 1977 के आम चुनावों में जनता ने अपनी भागीदारी देकर यह साबित कर दिया कि अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। आज हम आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के पश्चात जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व भी होता है कि भारत ने एक कठिन दौर से गुजरकर अपने आप को निखारा है। साथ ही हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि संविधान और स्वतंत्रता लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा करने में हमें संविधान और स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हम सदैव आगे रहेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपातकाल न केवल इतिहास का एक अध्याय है, परंतु एक सीख है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें सदैव सतर्क, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनकर रहना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मैडम। अब अपने विचार लेकर हम सभी के समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं संजय कुमार। तानाशाही आती है तो आज़ादी खो जाती है, जनता जब सो जाती है तो ताकत जुल्म बन जाती है। लोकतंत्र की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी और भारी है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। मैं BCA शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, मतलब तोमर राम साहू। आदरणीय मंच एवं यहाँ उपस्थित हमारे अतिथि को मेरा प्रणाम और NSS के हमारे स्वयंसेवकों को जय हिंद एवं यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय मित्र। 25 जून 1975 की वो वाली रात उम्र 19 साल। मेरा मास्टर साइंस टाइम 25 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो काला दिन जब संविधान के पन्ने तहखाने में बंद कर दिए गए, जब आवाज उठाना गुनाह बन गया, जब पूरी एक पीढ़ी ने सीखा कि सत्ता का घमंड जब बेलगाम हो जाता है तो लोकतंत्र की सांसें रुक सी जाती है। साल 1975 में जब बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर था, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्य को रद्द कर दिया। कुर्सी खतरे में थी और सत्ता ने रातों रात संविधान का अनुच्छेद 352 लागू कर दिया। देश में आपातकाल लग गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के ये फैसला
आधी रात में हुआ। सर धन्यवाद। अब मैं, यही हमारे अंतिम प्रतिभागी थे। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक श्री विरजन कुमार सर को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज हमारे समापन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना देवेंद्र साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व विधायक। आज BCS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 28 प्रतिभागी 30 हो गए। 30 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। यूथ पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक मंच प्रदान करना। हमारे जो युवा वर्ग के साथी हैं, 18 से 25 वर्ग के जो युवा हैं, उनको एक मंच प्रदान करना और देश में आगे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन युवाओं की भूमिका तय करने के उद्देश्य से ये यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रहा, जिसमें जिला स्तर पर 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अलग अलग महाविद्यालय से और पूरे जिला स्तर के प्रतिभागी आए थे। इन्होंने अपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। आज हमारे बीच समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रंजना देवेंद्र साहू जी, आप प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक, मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच श्री उमेश साहू जी, वर्तमान में मीडिया प्रभारी, एवं रितिका यादव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे समीप उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना देवेंद्र साहू जी के स्वागत के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वी के पाठक सर को आमंत्रित करता हूं कि मैडम का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। इसके पश्चात
श्री उमेश साहू जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री कृष्ण कुमार देवांगन सर को। वे आएंगे और सर का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। समस्त छात्र छात्राएं जो भोजन कर लिए हैं हॉल में आ जाए। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ध्यान दें, सभी लोग अंदर आ जाए। बस ये हमारा समापन सत्र चल रहा है। हमारे बीच पूर्व मंडल अध्यक्ष रितिका यादव जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं निशा मैडम को। निशा तिवारी जी आएंगे और रितिका यादव जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। चूंकि समय काफी हो चुका है और 30 प्रतिभागियों को हमने सुना है जिन्होंने अपने अपने विचारों से अवगत कराया और यूथ पार्लियामेंट के बारे में जिनके विचार आज हमने सुने। अब इस समापन सत्र में मैं बिना किसी विलंब के हमारे धमतरी की पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना डिपेल साहू जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचारों से और हमारे छात्र छात्राओं को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प है उसे दिलाकर इन सभी में एक ऊर्जा पैदा करने के लिए ससम्मान सादर आमंत्रित है श्रीमती रंजना डिपेल साहू जी। सभी लोग सामने आ जाओ और बाहर भी जो लोग हैं अंदर आ जाए। महाविद्यालय प्रशासन ध्यान दे, जितने भी छात्र छात्रा और स्टाफ जो बाहर हैं गैलरी में, सभी लोग अंदर आ जाए क्योंकि अब केवल कुछ ही मिनटों का ये कार्यक्रम शेष है। मैडम सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा था और लगभग 10:30 बजे से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 28-30 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, 30 का पूरा हो गया, पूरा बस परिणाम बचे। पूरे 30 प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए। निर्णायक मंडल का निर्णय आ गया है। निर्णायक मंडल ध्यान दें, यदि निर्णय आ गया हो तो हमें सूचित करें। ठीक है। तब तक मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं श्रीमती रंजना डिपेल साहू जी पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोली भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं ऐसे ही धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये तो अभी चिल्लाने वाला सदन है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हुई, आप बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस महाविद्यालय को आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम में इस मंच में उपस्थित है महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय पाठक सर जी, हमारे साथी भाई उमेश साहू जी, रितिका यादव जी पूर्व मंडल के अध्यक्ष रही हैं, और मंच के सामने आकाश जी, सरिता दोषी जी और सभी प्रोफेसर्स बैठे हैं जो अपना निर्णय अभी कुछ 5 मिनट में वो अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट बोल पाना थोड़ा कठिन है, तो भी आपके सामने कार्यक्रम आपका है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इसके 2-3 फायदे हैं, मुझे ऐसा लगता है नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि जब हम भी महाविद्यालय में थे तो जब तक प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में नहीं आएगा, अब प्रतिस्पर्धा एकदम सार्थक और अच्छी चीज़ों में होनी चाहिए। पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा करें, अच्छी चीज़ों में प्रतिस्पर्धा करें। होता ये है कि जो नहीं करना चाहिए दिमाग वहीं दौड़ने लगता है। किसी ने नई अच्छी गाड़ी ले आई
तो प्रतिस्पर्धा उससे हो जाती है कि आज उसके पास है तो कुछ दिन बाद मेरे पास भी होनी चाहिए। किसी ने अच्छी शर्ट पहन ली, अच्छी ब्रांड की है, कैसा लगता है अब अगले दीपावली में तो मुझे इस ब्रांड की शर्ट चाहिए ही चाहिए। कोई अच्छी ड्रेस किसी ने देख ली तो बच्चियां ये सोचती हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये ड्रेस मेरे पास होनी चाहिए। ऐसी चीजों से प्रतिस्पर्धा आप छोड़ दीजिए और दिमाग को बहुत खाली रखिए, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। आज जो यूथ पार्लियामेंट आपके लिए आयोजित किया गया है, ये आपकी सोच को, आपके विचार को, आपकी भावनाओं को ऊपर ले जाने का बहुत अच्छा माध्यम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं तो बार बार जब इस महाविद्यालय में आती हूँ, मैं हमेशा मेरा स्मरण रहता है कि मैं इस महाविद्यालय की छात्रा रही। 5 साल मैंने यहाँ अपना अध्ययन पूरा किया और हर हमेशा प्रतिस्पर्धा का भाव जब तक आपके मन में नहीं आएगा, कुछ करने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तो बहुत कुछ कर पाना बहुत संभव नहीं। थिंक पॉजिटिव, हमेशा सार्थक सोचिए, अच्छा सोचिए, हर चीज आपके पक्ष में है उसका विचार आपको करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि जब सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, तो पूरी कायनात उसे बनाने में लग जाती है। तो पूरी कायनात कब लगेगी? जब आप खुद लगेंगे। आपको खुद लगेगा कि मुझे ऐसा बनना है, मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए, तो वो एक वातावरण अपने आप को तैयार हो जाता है। कहीं पर आप एग्जाम दिलाने जाते हैं, यदि आपने नेगेटिव सोचा कि आज तो अब रहने दे, छोड़ो, मुझसे नहीं लगता, नहीं बनेगा, तो कई बार ये होता है कि वो जो आ रहा है वो भी आपने ये सोच लिया कि छोड़ो, मुझसे नहीं बनने वाला है, मुझे बहुत पढ़ने का मतलब नहीं। तो जो चीजें आ रही जो आप बना पाते शायद उसको भी ना बना पाए। कई बार ये होता है, वो एग्जाम में ही होता है। उसे भी आप ये मान के चलिए, आज भी आपकी जो प्रतिस्पर्धा थी, पंकज जी बता रहे थे कि 30 लोगों ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, तो मुझे ऐसा लगता था आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है और जिसका बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जो देश दुनिया को समझता है, जो राजनीति को समझता है, जो व्यक्ति के अधिकारों को समझता है, ऐसे लोगों में केवल 30 बच्चे, 30 प्रतिभागी निकल के आना, ये बहुत हर्ष या प्रसन्नता की बात नहीं। 30 लोगों में सेलेक्टेड लोग ही यहाँ पर आ पाए हैं। आप सोचिए कितने सारे महाविद्यालय यहाँ पर है, पीजी की कितनी सारी क्लासेस यहाँ पर है, और उसके बाद केवल 30 लोग निकल के आना, इसका मतलब देश दुनिया में आपको रुचि नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जिसे आपने बनाया है, हम कहते हैं ना कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, तो आपने यदि वोट दिया है और उसी सरकार में आपको इंटरेस्ट नहीं है कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जानकारी यदि नहीं है या आप जानना नहीं चाहते, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आपको और कोई चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा। यूथ पार्लियामेंट इसलिए इसका आयोजन किया जाता है, और मैंने फिर से कहा कि यदि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से सोचा जाए तो पूरी कायनात उसे बनाने में लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कुछ लोगों ने यदि ठान लिया कि मुझे इस विधानसभा में जाना है, और कई लोगों ने ठान लिया कि मुझे इस लोकसभा में जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आप पहुंच सकते हैं। ताली की बजाय आपको खुशी नहीं हुई? मैंने बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात है। आप जो यूथ पार्लियामेंट, आप जो यहाँ पर जो बोल रहे हैं, यहाँ पर जो कह रहे हैं, केवल वो नॉलेज तक ही सीमित ना रहे। आप संकल्पित हो जाइए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए या किसी दल को ज्वाइन करिए, वो तो जिसकी विचारधारा से आप प्रभावित हैं
आप वहां जा सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप देश के नागरिक हैं, शिक्षित नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप पर दबाव नहीं है। कौन से दल की विचारधारा से आप प्रभावित हो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस पार्लियामेंट में आपको अपनी बात रखनी है, उसकी अपेक्षा आपको करनी पड़ेगी। इस पार्लियामेंट में मुझे ऐसा लगता है, जब पार्लियामेंट चलता होगा या राज्य की विधानसभाएं चलती होंगी, तो ऐसे कितने छात्र छात्राएं हैं जो उस विधानसभा की कार्यवाही को देखते हैं। एक बार जरा हाथ उठाइएगा। विधानसभा की कार्यवाही कितने लोग देखते हैं? अच्छा, कितने घंटे चलती है बताइए मुझे, जो देखता है वो? हाँ, 1 घंटे, राइट, 1 घंटे चलती। क्या रहता है वो 1 घंटा? प्रश्नकाल। बहुत अच्छा, एकदम सही बोले, प्रश्नकाल चलता है 1 घंटे का, बाकी चीजें नहीं दिखाई जाती। और पार्लियामेंट कोई समय सीमा उसमें निर्धारित नहीं है, लेकिन जनरली 11 बजे शुरू होकर वो 5 बजे समाप्त होती है। लेकिन कार्यवाही विधानसभा की या लोकसभा के अध्यक्ष के आदेशानुसार उस समय को बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है, यदि आपने पार्लियामेंट की कार्यवाही देखी है या पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को किसी ने सुना, कितने लोगों ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को सुना है? सिर्फ एक। आपने कभी प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में नहीं सुना? बहुत आश्चर्य है। अब नहीं सुना तो अभी देश का बजट मार्च में आने वाला है। मूल बजट जिसे कहा जाता है, वो बजट अभी मार्च में सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, एक बजट में उनका उद्बोधन होगा, मुझे ऐसा लगता है वो बजट का उद्बोधन आपको जरूर सुनना चाहिए। पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। मैं किसी दल से जरूर मैं जुड़ी हूँ, एक विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन एक्चुअल जो पार्लियामेंट में जो होता है, जो सेशन होता है, जो कार्यवाही होती है, आप यदि नहीं देखें उसके बाद यहाँ पर आपने भाग लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको देखना चाहिए। पार्लियामेंट की कार्यवाही आपको देखनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, देश में ऐसे गरम कर देने वाले कौन से मुद्दे हैं, जनहित के कितने सारे विषय हैं जिसमें हमको बोलना चाहिए। हमको अर्थात पक्ष क्या बोल रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, और उस पर प्रधानमंत्री जी का यानी जो देश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य क्या रख रहे हैं, विपक्ष के प्रश्न क्या हैं और सत्ता पक्ष के जवाब क्या हैं। ये सारी चीजें सदन की कार्यवाही मुझे ऐसा लगता है आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये सारी चीजें होती है, केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय उस संसद के पवित्र सदन में लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे कानून हैं देश के जो उस लोकसभा में बनाए जाते हैं। यहाँ पर जितने कानून हैं, चाहे वो महाविद्यालय की बात हो, चाहे अन्य किसी विभाग की बात हो, जितने कानून हैं वो संसद के उस पवित्र सदन में बने हैं। और मैं आपको बता दूं, कानून में संशोधन करने का काम भी संसद के उस सत्र में होता है। किसी भी कानून को बदला जा सकता है, पर विपक्ष कभी कहता है कि कानून को बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कानून को बदला जा सकता है, वो अधिकार लोकसभा और विधानसभा को है। कुछ नियमों में संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ नए नियम जोड़े जा सकते हैं। ये लोकसभा और विधानसभा में होते हैं, और इसीलिए इस सदन को बहुत पवित्र सदन माना जाता है कि जितने जनहित के मुद्दे हैं, जितने करंट अफेयर हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानने की आवश्यकता है।
अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन में आया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम चलता है जिसे हम मनरेगा कहते हैं। बहुत एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट में इनका परिणाम आ जाएगा। तो मनरेगा का नाम बदल के वीपी जीराम जी कर दिया। केंद्र की सरकार ने अपने सदन में पूर्ण बहुमत से उसे पारित किया। फिर वो राज्यसभा में गया, वहां पर भी चूंकि सत्ता पक्ष का बहुमत था तो वो पारित हो गया। वीपी जीराम जी उसका नाम रखा गया, जिसे दूसरे शब्दों में ये कहें विकसित भारत जीराम जी उसका नाम है। पूरा नाम बड़ा लंबा चौड़ा सा है। अब मनरेगा का जब नाम बदला गया तो विपक्ष के लोग बड़े नाराज हुए और लगभग 2 दिन तक वो कार्यवाही चली। बहुत लोगों ने अपने अपने विषय रखे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता का नाम बदला गया, ऐसा बहुत सारे विषय हैं। लेकिन अंत में जो हुआ, आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनकर और सत्ता पक्ष की कार्यवाही देखकर सत्ता पक्ष का जवाब आपको सुनना था कि नाम जो बदला गया, नाम बदलने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे जो संशोधन हुए वो संशोधन लोगों के हित में हुए। उसमें जितने फायदे लोगों को पहुंचाने हैं, जितने लाभ आम जनता को पहुंचाने हैं या उन मजदूर वर्ग को पहुंचाने हैं जो जीराम जी के उस काम में जाने वाले हैं, जिसको 125 दिन मजदूरी मिलनी है, उनके पक्ष में था। ये विषय जब आता है तो आज या कल का विषय नहीं है। ये विषय जब आता है तो विकसित भारत 2047 की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने की थी कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अब 2047 को जब देश की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो गए, उस समय देश एक अलग स्वरूप में होगा। भारत देश, जिस देश की कल्पना हम करते हैं, लोग कहते हैं कि वे बहुत विकासशील देश है और 2047 में देश विकसित देश हो जाएगा। आपने अभी देखा ईरान पर हमला किया अमेरिका और किसने मिलकर? इजराइल ने। अमेरिका और इजराइल मिल गया, ईरान पर हमला किया और ईरान के एक बहुत प्रमुख नेता, उनकी हत्या कर दी गई। अब ये जो बड़े बड़े देश हैं, एक दूसरे देशों पर संकट आ रहा है। कई बार विपक्षी आरोप भी लगाती है, कई बार होता है कि भाई भारत देश उनको क्यों सहयोग कर रही है, अमेरिका के साथ हमको खड़ा नहीं होना चाहिए, या अन्य कोई देश है जो गलत कर रहा है शायद उसके लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सारांश निकल कर आता है, कहा जाता है परिवार के सदस्य बहुत अच्छे हो ना हो, हमारा नेबर यानी पड़ोसी वो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रहना तो पड़ोसी के साथ ही है, इसीलिए वो पड़ोसी है। जो आजू बाजू जो घर के रहते ना, वो नेबर है, हमारे पड़ोसी हैं। तो परिवार वाला कैसे भी हो, पर पड़ोसी बहुत अच्छे होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि परिवार वाले यदि दूर में बैठे हैं तो आपके यहाँ कुछ भी हो, सबसे पहले आपका पड़ोसी खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे आसपास के जितने देश हैं, एक देश को छोड़ दो, बाकी हर देश के साथ हमने अपने संबंध सुधारे हैं। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आज भारत देश ने बहुत तरक्की की है। इसका कारण यही है कि बाहर के लोग अब भारत में इन्वेस्ट करने लगे हैं, बहुत सा पैसा भारत में आ रहा है। पहले हम एंड्रॉइड फोन अपने यहाँ नहीं बनाते थे, हमारे पास कोई सामग्री नहीं थी, हम बाहर से आयात करते थे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तो जितने सारे इंस्ट्रूमेंट रहे, जितनी सारी चीजें रही, हमको बाहर से आयात करना पड़ा। लेकिन जब वैक्सीनेशन की बारी आई, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत न्यूज चैनल में वो चला, तो भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन, ऐतिहासिक जैसे कहा जाए, भारत ने वैक्सीन बनाने का काम किया। अपने लोगों को तो दिया ही, साथ ही अन्य लोगों को निर्यात भी किया। हमने हमेशा आयात करना सीखा है, लेकिन अब हमने कुछ सालों में जो 10-12 सालों में जो परिवर्तन हुए, हमने चीजें हमेशा निर्यात करना सीखा है। तो पैसा हमारे देश में आ रहा है,
बड़े औद्योगिक क्षेत्र हमारे देश में स्थापित हो रहे हैं, लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत काम लोगों के हाथ में मिल रहा है। और यही सोच देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, और यही सोच के साथ आज जो यूथ पार्लियामेंट आपके यहाँ भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो ये यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से आप सभी को देश के साथ जितने यूथ हैं उनको जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छी बातें वो भी आपको रखने का अधिकार है। देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, देश और कैसे विकसित बनेगा, इसमें यूथ की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बहुत अच्छा अवसर मुझे ऐसा लगता है आपको मिला है। आप यूथ हैं, नए लोग हैं, देश के लिए और आप अच्छा सोच सकते हैं। हमने जिन परिस्थितियों को झेला या हमने जिस परिस्थितियों में हम रहे उसको और आप बेहतर बनाने का काम आप कर सकते हैं। इसलिए युवा संसद का आयोजन आप सभी के लिए किया जा रहा है। जितने प्रतिभागी, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सरकार से जुड़ने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। हमारी सरकार क्या कर रही है, किसके हित के लिए कर रही है, ये हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री जी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी चीजें छिपी नहीं है। आप रोज समाचार पत्र यदि पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते तो आज से एक संकल्प आप जरूर करिएगा कि 1 घंटे आप समाचार पत्र को जरूर लीजिए। मुझे पता है फोन सबके पास है, फोन आप 2-3 घंटे, स्क्रीनिंग टाइमिंग सबकी लोग बहुत है, लगभग सबकी 2-3 घंटे तो फोन देख लेते होंगे, है ना। कुछ समाचार पत्र आप पढ़िए, और उस समाचार पत्र में बहुत सी ऐसी चीजें जो हमको इसमें पता नहीं चलता। हालांकि ये भी सोशल मीडिया भी बहुत आगे चला गया है, लेकिन प्रिंट मीडिया आज भी यदि जिंदा है तो बहुत से जो लेखक हैं, बहुत अच्छा जो लिखते हैं, उनके कारण आज भी प्रिंट मीडिया है। तो थोड़ा सा समाचार पत्र आप जरूर, आप यूथ हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, आप जरूर 1 घंटे समाचार पत्र पढ़िए, उसे महत्व दीजिए। स्थानीय समाचारों के साथ साथ देश दुनिया के भी बहुत से समाचार हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, आपके काम का है। जरूरी नहीं कि प्रथम द्वितीय तृतीय यदि आए हैं उन्होंने देश का बीड़ा उठाया है, आप भी हैं जिन्होंने प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर जिनको अवसर मिला है। जरूरी नहीं है सभी चीज़ों में हमको स्थान मिले तभी हम काम कर पाए। जिन्हें स्थान नहीं मिला है उनको भी देश के लिए आगे आने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। और हम तो बार बार कहते हैं कि जरूरी नहीं जो हमारा भाई जो देश की सीमा में ही काम कर रहा है वही देश के लिए खड़ा है। आप जैसे नौजवान जिनके कांधों पर देश का भविष्य है, आप भी इसीलिए खड़े हैं ताकि ये बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल सके। आप सबको मैं बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो, सुरक्षित हो, बहुत आगे आप जाएं, अपने विचारधारा के अनुसार ही किसी दल के लिए आप समर्पित रहें। इतनी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। युवा संसद बहुत महत्वपूर्ण था, है और रहेगा, और ऐसी प्रतिस्पर्धाएं होती रहेंगी, लेकिन आप यदि एक वोट आपका बहुत कीमती है तो वो वोट आपको आपने जिसे दिया है वो देश के लिए क्या कर रहा है आपको जानना बहुत जरूरी है। और संसद, युवा सत्र संसद के माध्यम से भी आप उन विषयों को रख सकते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, सुनहरा हो। आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने युवा शक्ति को जगाने के लिए जो भी अलग जगाने के लिए जो भी आपने प्रयास किया है और लगातार आप करते रहते हैं, क्योंकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निश्चित रूप से आपके प्रयास को सफल करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं महाविद्यालय के युवा वर्ग से भी आह्वान करता हूँ, आज जितनी भी जानकारी आपको मैडम के द्वारा दी गई आप उसको सजोए, अपने दिमाग में बसाएं और निश्चित रूप से भारत जो विकासशील है उसको विकसित बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। परिणाम आ रहा है, उससे पूर्व में मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना निपेन साहू और हमारे अन्य अतिथियों और महाविद्यालय के प्राचार्य के हाथों प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। आज जो प्रोग्राम हुआ भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026, इसमें कुल
जिले भर से 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को मैं एक एक करके आमंत्रित कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के हाथ अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। लोकेश्वरी जल्दी आएंगे। वंदना, ममता, संदीप सभी आगे जाएंगे। लोकेश्वरी, वंदना, ममता, संदीप कुमार, अखिलेश, कैलाश, तुषार कुमार, नम्रता सिन्हा, मानसी यादव, फाल्गुनी शिंदे, सभी लोग आते जाएं। थोड़ा फास्ट, आप लोग युवा हैं, आपके हाथों में देश का भविष्य है। इतना स्लो चलेंगे तो कैसे चलेगा? जोरदार तालियां बजाते रहिए, तालियों से स्वागत। इसके बाद लोकेश्वरी, वंदना, ममता, संदीप, अखिलेश, कैलाश, तुषार, नम्रता, मानसी, फाल्गुनी। इसके बाद तैयार है योगिता सिन्हा, आ जाए। योगिता सिन्हा, योगिता सिन्हा, प्रियंका, दिगेश्वरी, निशा रानी, ओम कुमार, आ जाए पांचों। दुलारी, योगिता सिन्हा, प्रियंका साहू, दिगेश्वरी और निशा रानी साहू, आप पांचों आ जाएं। तालियां बजाइए और उत्साहवर्धन कीजिए इनका। इसके बाद आएंगे ओम कुमार, सरोजनी नेताम, दिव्या महार, संजय कुमार और साहिला परवीन, आप पांचों आ जाएं। ओम कुमार, सरोजनी नेताम, दिव्या महार, संजय कुमार और साहिला परवीन, सभी लोग एक जगह हैं, बाद में ग्रुप फोटो हो जाएगी। तालियों से एक बार स्वागत करिए। ये अलग अलग महाविद्यालय और धमतरी जिले से आए हुए छात्र हैं, 18 से 25 वर्ष के, जिन्होंने यूथ पार्लियामेंट में अपने विचारों से हमें अवगत कराया। इसके बाद प्रकाश कुमार साहू, कुंती साहू, संकेत, महिमा और संदीप, आप पांचों आ जाएं। प्रकाश कुमार साहू, कुंती साहू, संकेत कुमार साहू, महिमा मसीह और संदीप, आप सभी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी के ही छात्र हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के बहुत ही कर्मठ स्वयं सेवक हैं, जो लगातार अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाते रहते हैं। ये सब राष्ट्रीय सेवा योजना के नगीने हैं जो आपके सामने अभी प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने यूथ फेस्टिवल में भी महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और नाटक प्रतियोगिता में भी इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसके बाद आप सिद्धांत दुबे, यशस्वी, दिगंत राठी, नरेंद्र वर्मा और उपेंद्र कुमार वर्मा, आप सभी आ जाए। उपेंद्र कुमार, सिद्धांत दुबे, यशस्वी, दिगंत राठी, नरेंद्र कुमार और उपेंद्र, आप सभी आ जाएं। ये अंतिम 5 प्रतिभागी हैं जिन्होंने यूथ पार्लियामेंट में अपने अपने विचार साझा किए। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। आ जाइए। इस तरह कुल 30 प्रतिभागी ने इस परिचर्चा में भाग लिया। अब रिजल्ट अभी तैयार हो रहा है, कुछ समय में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें से कौन कौन विजेता है। ये जिला स्तरीय आयोजन था, इसमें जो विजय होगा वो राज्य स्तर पे भाग लेंगे
और वो राज्य स्तर के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर। आप सभी को महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। समय को देखते हुए मैं तुरंत हमारे इस पूरे प्रोग्राम में हमारे निर्णायक अंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुबह से 10 बजे से लगातार वो सुन के बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन पे आने वाले हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर सरिता जोशी जी, आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के हाथे डॉक्टर सरिता जोशी जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। तालियां बजते रहनी चाहिए। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगातार 6 घंटे आपने अपना योगदान दिया। हमारे निर्णायकों में श्री कोमल प्रसाद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, आप भी आमंत्रित हैं। आपका भी सम्मान हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के हाथों किया जाएगा। श्री कोमल प्रसाद यादव, तालियां बजती रहे। श्री राजा राम मेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नगरी, आप भी आमंत्रित हैं। आपका भी स्मृति चिन्ह से सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। गवर्नमेंट कॉलेज कंडेल से श्री पीताम्बर सिन्हा, आप भी आमंत्रित हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम के निर्णायक हैं और आपको भी सम्मानित किया जाएगा। श्री पीताम्बर सिन्हा, गवर्नमेंट कॉलेज कंडेल, जोरदार तालियां। और हमारे अंतिम निर्णायक हैं श्री आकाश गिरी गोस्वामी। ये नाम कोई नया नहीं है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप इनके कला को सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत श्री आकाश गिरी गोस्वामी जी का। निर्णायकों के सम्मान के बाद अब अंतिम कड़ी के रूप में आज इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, आपको महाविद्यालय के प्राचार्य के हाथों स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां से स्वागत कीजिएगा। साथ में हमारे बीच उपस्थित अब अंत में आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आकांक्षा मरकाम मैडम को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। ये जो पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं ना, इसमें हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत योगदान, निरंजन साहू सर का बहुत बड़ा योगदान है। ये इसके नोडल अधिकारी हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए और हमारे निरंजन भाई के लिए। मंच पर आसीन श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू मैडम, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार पाठक सर एवं मंचासीन हमारे अतिथि, हमारे निर्णायक मंडल, हमारे महाविद्यालय के समस्त समस्त प्राध्यापकगण एवं इस यूथ पार्लियामेंट में भाग लिए हुए हमारे प्रतिभागी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे साउंड सिस्टम के कर्मचारी, हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय हम सभी को प्रदान किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग प्यार हमें प्रदान किया है। और मैं विशेष धन्यवाद
ज्ञापित करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के आयोजक श्री निरंजन कुमार सर का कि इनके मार्गदर्शन से आज का यह जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट 2026 आज संपन्न होने जा रहा है और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। एक त्रुटि हो गई थी हम लोगों से। पूरे कार्यक्रम का समय बांधने वाले हमारे मन संचालन करने वाले प्रोफेसर पंकज सर का भी सम्मान होना है, तो मैं मुख्य अतिथि की अनुमति से सर को आमंत्रित करता हूं कि मैडम के कर कमलों से बहुत बहुत सुबह से पूरे जोश के साथ सर मंच तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हेलो, यदि निर्णय आगे आओ तो निर्णायक गणों से मेरा निवेदन है समय बस थोड़ा देर और रुकिए, निर्णय आने वाला है और निर्णय सुनने के बाद ही यहाँ से जाइएगा। अपना सर्टिफिकेट चेक कर लीजिएगा, किसी के नाम वगैरह में कोई त्रुटि हो तो बता दीजिएगा। Thank you.